नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट की सीरीज पूरी चल रही थी और ये 9वां वीडियो है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम 140 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ नंबर दिया है, आप नोट कर लीजिए, संपर्क कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है @study for civil services, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ढेर सारे फायदे आपके हैं और ये एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान कीजिए। तो जो सूची 1 या लिस्ट 1 दिया हुआ है उसमें वाप्ति दिया है, धन्व दिया है, खिल्य दिया है और वेकनाट दिया है। ये सब है क्या? तो ये ऋग वैदिक कालीन शब्दावली है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं और उनका अर्थ लिस्ट 2 में दिया हुआ है, जिसमें कि मरुस्थल है, सूदखोर है, नाई है और चारागाह है। तो आप देखें कि इसमें से कौन सा किससे मिलेगा, मतलब किस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप इसमें देखिए कि वाप्ति जो होता है वो असल में नाई को कहा जाता था। वाप्ति जो शब्द है वो नाई के लिए इस्तेमाल होता था। धन्व आपने पिछले टेस्ट को अगर अटेंड किया होगा तो उसमें देखा होगा कि मरुस्थल को कहा जाता है, मरुस्थली जो जमीन होती है उसको कहते हैं। खिल्य चारागाह को कहते हैं और वेकनाट किसको कहते हैं? सूदखोर को कहते हैं। तो इतना पर्याप्त है और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फिर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो मौर्यकालीन जो राजस्व आय के नाम है वो यहाँ दे रखे हैं, याद रखिएगा मौर्यकालीन। तो हिरण्य, ठीक है, ये क्या है? राजस्व आय है, यानी टैक्स है एक तरह का। तो हिरण्य जो है ये पशुओं से प्राप्त होता था। ब्रज जो था ये राजकीय भूमि से प्राप्त होता था। उदक भाग नाम का जो कर था मौर्यकालीन, वो सिंचाई कर कहलाता था, मतलब वो सिंचाई के ऊपर लगने वाला टैक्स होता था। सीता ये नगद राजस्व होता था, मतलब कैश रेवेन्यू होता था। ऐसा यहाँ दे रखा है। आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। और इसका अगर आप देखें ध्यान से तो सिर्फ उदक भाग वाला ही सही, यानी सी वाला। बाकी जितने हैं इरिगेशन टैक्स ये परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो गलत है। जैसे कि ब्रज जो था ये पशुओं से प्राप्त आमदनी होती थी, ये मौर्यकालीन कर है। सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आमदनी होती थी और नगद राजस्व को क्या कहते थे? हिरण्य कहते थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ डायनेस्टी दिया है और फाउंडर्स के नाम दे रखे हैं। तो हर्यक वंश है, शुंग वंश है, कण्व है और सातवाहन है। ठीक, अब इसमें आप देखें, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव और सातवाहन का सातकर्णी प्रथम। अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है। तो गलत देखकर मालूम हो रहा है, ऊपर वाले तो तीनों सही है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। नीचे वाले में दिक्कत है। सातवाहन डायनेस्टी का जो यहाँ सातकर्णी दे रखा है। सातवाहन डायनेस्टी जो आंध्र सातवाहन वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक नाम के व्यक्ति ने की थी। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो यहाँ वर्धन डायनेस्टी जो है इसका केंद्र थानेश्वर था। ठीक है, पांड्य वंश का राजधानी क्षेत्र या जो मुख्य शक्ति केंद्र था वो तंजौर था। चोल वंश का कन्नौज था। ठीक है, और पल्लव का मान्यखेत था। यहाँ राजधानी क्षेत्र और शक्ति केंद्र दोनों के तौर पर दिया हुआ है। राजधानी शक्ति का केंद्र भी हुआ करती थी, तो इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आप ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसे अगर आप देखें तो केवल पहला वाला ही सही है। ठीक, वर्धन वंश का थानेश्वर सही है। ठीक, हर्षवर्धन हालांकि बाद में अपनी राजधानी को कन्नौज शिफ्ट करता है क्योंकि वहां पर उसकी जो बहन थी राजश्री वो अकेली पड़ गई थी, उससे सहयोग करने के लिए वहां वो शासन की बागडोर संभाल लेता है। लेकिन शुरुआती राजधानी जो वर्धन वंश की थी वो थानेश्वर थी। बाकी जितने हैं उनमें समस्या है, जैसे कि पांड्य वंश की मदुरै थी और यहाँ क्या दिया है? तंजौर दिया है, तो ये गलत है। चोल वंश की कन्नौज कहाँ पहुंच जाएगी? चोल दक्षिण और कन्नौज उत्तर। तो चोल वंश की तंजौर, यहाँ आप इसको इससे मिला लीजिए। पल्लव वंश की कांचीपुरम हो जाएगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। इसके बाद 5वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि जो गलत है उसकी तलाश कीजिए, यानी बताइए कि गलत कौन सा है। तो जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं मोगली पुत्तिस। ठीक है, ये इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं, आप जो कह सकते हैं। और इसके बाद जो सेकेंड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो वैशाली में होती है, उसका जो वेन्यू है वो वैशाली है। पहली वाली बौद्ध संगीति के आयोजन का समय था 438 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से 438 साल पहले की बात है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के संबंधित जो शासक हैं उनका नाम था कनिष्क कुषाणवंशी। अब इसमें से आप बताएं कि गलत कौन सा है। तो इसका गलत है सी वाला। ठीक है, पहली वाली जो बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन का समय गलत दिया हुआ है। ठीक, तो फिर सही क्या होगा? 300, इसमें जो 483 देना चाहिए उसकी जगह पे 438 दिया हुआ है।
तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर 438 नहीं होगा बल्कि 483 होगा। 483 ईसा पूर्व में पहली वाली बौद्ध संगीति होती है। उसके बाद जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हैं सब ईसा पूर्व वाली हैं, लेकिन जो चौथी वाली है वो ईस्वी में आ जाती है और वो कनिष्क के समय में कश्मीर में होती है। तो ये पूरा है, बाकी डाटा सही है तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तीर्थंकर दे रखा है और उनके जो सिंबल है वो दिए हुए हैं। तो पार्श्वनाथ का सिंबल कमल था यानी पद्म था, नेमिनाथ का शंख था, मल्लीनाथ का सर्प था और पद्म प्रभुनाथ, यहाँ पद्म प्रभु असल में होगा, ठीक, ये थोड़ा नाम अलग ढंग से दिया हुआ है। तो पद्म प्रभु जो थे उनका कलश था। अब इसमें से आप बताइए कि सही क्या है। जो तीर्थंकर होते थे उनके कुछ सिंबल्स और उनके ज्ञान प्राप्ति का जो क्षेत्र होता था उसमें वृक्षों के नाम आपको याद रखने चाहिए। फिलहाल इसमें बताइए। तो 6वें नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें देख लीजिए पहले, बी वाला हो जाएगा। ठीक, सही कौन सा है? सिर्फ नेमिनाथ वाला सही है जिसमें कि कौंच लिखा हुआ है, मतलब शंख। इसके बाद इसमें बाकी जो है उनको देख लेते हैं। जैसे पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था, यहाँ पद्म दिया हुआ है। मल्लीनाथ का कलश था और पद्म प्रभु का पद्म था। इस प्रकार से हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे टाउन्स दिए हुए हैं और उनके फाउंडर दिए हुए हैं। तो मान्यखेत और इसका संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन था। परिहासपुर की स्थापना ललितादित्य ने की थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था और वातापी या इसे बादामी भी कहा जाता है तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। आप बताएं कि इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है वो कौन सा है? तो गलत इसका ऊपर वाला ही है। मान्यखेत की स्थापना किसने की थी? अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी और यहाँ पर अवंती वर्मन दिया हुआ है। बाकी जितने हैं वो परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। अब यहाँ रिवर्स के नाम दिए हुए हैं और रिलेटेड जो साइट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो कृष्णा नदी, इसके अलावा वेत्रवती है और इसमें आप देखिए कि गोदावरी दिया है और रंगोई दिया है। संबंधित स्थलों में अश्मक दिया हुआ है, अवंती है, बनावली है और अमरावती है। तो मिलान करके देखें कौन सा स्थान किस नदी से संबंधित है। कृष्णा का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ क्षेत्र आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। कृष्णा का संबंध अमरावती से हो जाएगा, इसको आप डी से मिला लीजिए। वेत्रवती को आप किससे मिलाएंगे? अवंती से मिला लीजिए, ये आमने सामने ही मैच है। गोदावरी को किससे मिलाएंगे? तो गोदावरी को अश्मक से मिला लीजिए, ठीक है, दक्षिण भारतीय जो एकमात्र महाजनपद था। और इसके अलावा बचा है रंगोई, तो इसको बनावली से मिला लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिर कौन सा होगा? ऊपर वाला ही है, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ मेजर साइट्स हैं, दूसरी तरफ उसके जो एक्सकेवेटर्स हैं यानी उत्खनन करता है उनके नाम दिए हैं। तो भीमबेटका है, पिकली हल है, मेहरगढ़ है और कोलढेवा है। ठीक, ये स्थल हो गए। अब उत्खननकर्ताओं के नाम में विष्णुधर वाकड़गर का नाम है, इसके अलावा JF जेरिस का नाम है और FR ऑलचीन का नाम है, जबकि GR शर्मा भी दे रखे हैं। तो इन्हें मिलान करना है, लिस्ट मिलानी है और नीचे जो कोड दिया है उसमें से सेलेक्ट करना है। अब इसमें अगर आप देखिए तो भीमबेटका का वाकड़गर हो जाएगा, ये आपने 2500 बार पढ़ा होगा। तो भीमबेटका को किससे मिलाएगा? आमने सामने, इसमें कुछ नहीं करना था। पिकली हल का क्या हो जाएगा? आलचीन से मिला लीजिए नीचे। मेहरगढ़ का आप किससे मिलाएंगे? ये जेरीज जो है इनसे मिला लीजिए। कोलढेवा का GR शर्मा, तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, लास्ट में दिया हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि कुमारगुप्त को, मतलब ये कुमारगुप्त प्रथम है, इसको निम्नलिखित में से कौन से नाम से नहीं जाना जाता था? तो यहाँ जो उसकी उपाधियां हैं वो दे रखी हैं, कोई एक उसकी उपाधि नहीं है, वो कौन सी है बताइए। तो महेंद्रादित्य दिया हुआ है, शक्रोपक्रम दिया हुआ है, मतलब असल में शक्रों के ऊपर विजय हासिल करने वाला, और भी कई सारे इसके अर्थ होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी तलेश्वर, ठीक, ये भी है, या पृथ्वी तलेंद्र, इस प्रकार से, और सिंह महेंद्र। अब बताइए कि कुमारगुप्त प्रथम की इसमें से कौन सी उपाधि नहीं है? और ये जो 10वां है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें जो शक्रोपम दिया हुआ है ना, ये इनकी उपाधि नहीं। बाकी अगर देखा जाए जैसे महेंद्रादित्य है, पृथ्वी तलेश्वरेंद्र है, इसके अलावा नरसिंह की उपाधि भी थी, सिंह महेंद्र की भी उपाधि थी, लेकिन शक्रोपम किसको कहा जाता था? ये स्कंदगुप्त की थी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। इसके बाद 11वें को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। कालिदास है, भैरवी है, श्रीहर्ष है और दंडिन है। यहाँ जो उनकी रचनाएं हैं वो दे रखी हैं, जैसे कि काव्य दर्शन है, कुमार संभव है, नैषधि चरित्रम है, किरातार्जुनीयम है। मिलान करके देखना है कि कौन सा किसने रचा था। तो कुमार संभव की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। इसमें कुछ मिला लेने पे बाकी जो उत्तर है वो मिल जाता है। तो कुमार संभव का कालिदास हो जाएगा। बाकी जो है उन्हें देखिए, एक अगर दूसरा है तो इसमें एक ही दूसरे के तौर पे एकमात्र विकल्प मौजूद है जो कि है सी वाला। उसी के अकॉर्डिंग बाकी देख लेते हैं। जैसे कि भैरवी का किरातार्जुनीयम हो जाएगा, भैरव कवि थे, और श्रीहर्ष का नैषधि चरित्रम हो जाएगा, दंडिन का काव्य दर्शन हो जाएगा। ऐसे हमने देखा। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच है। तो चौहान विग्रहराज, मतलब विग्रहराज चतुर्थ, तो इनका जबलपुर ताम्रपत्र लेख है। परमार भोजदेव का वंशवर लेख है। गढ़वाल गोविंद चंद्र जो है, मतलब गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर हैं, तो इनका राहन अभिलेख है। और चेदीकर्ण का बनारस अभिलेख है, मतलब बनारस इंस्क्रिप्शन है। इसमें से गलत क्या है? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ऊपर वाला हो जाएगा। गढ़वाल गोविंद चंद्र का है ये जबलपुर, माफ कीजिएगा, चेदी यशकर्ण का ये जो जबलपुर ताम्रपत्र लेख है उसे देखा जाता है। यहाँ पर जो ये चौहान विग्रहराज दिया हुआ है तो ये इसमें सही नहीं है, नाम गलत दिया है। तो जबलपुर ताम्रपत्र लेख किसके सौजन्य से लिखवाया गया था?
ये चेदी यशकर्ण के सौजन्य से लिखवाया गया था, बाकी जितने हैं वो सभी इसमें ठीक हैं। तो इसका ए वाला चुना। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। अशोक के इंस्क्रिप्शन दिए हैं और उनके जो एक्सप्लोरर हैं वो दे रखे हैं। तो भब्रू अभिलेख है, रूपनाथ अभिलेख है, सारनाथ अभिलेख है और येरगुडी अभिलेख है। ठीक है, ये अभिलेखों के नाम है। खोजकर्ताओं में ऑरेल स्टाइन, कर्नल एलिस, अणुघोष और कैप्टन बर्ड का नाम दिया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा किससे मिलेगा? 13वां। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, यानी ए वाला। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा उसी हिसाब से देख लेते हैं। भब्रू अभिलेख का कैप्टन बर्ड हो जाएगा, रूपनाथ का क्या हो जाएगा? एलिस हो जाएगा, सारनाथ का आप ऑरेल स्टाइन से मिला लीजिए और येरगुडी को आप किससे मिलाएंगे? अणुघोष से, वही बचा ही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14वें में आपसे फिर मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। एक तरफ रूलर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नियों के नाम दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखें तो नरवर्धन है, राज्यवर्धन प्रथम है, आदित्यवर्धन है और प्रभाकर वर्धन है। वर्धन डायनेस्टी के ये सब रूलर हैं। अब इनकी पत्नियों में अप्सरा देवी हैं, इसके अलावा यशोमती हैं, वज्रिणी देवी हैं और महासेन गुप्ता हैं। मिलान करके बताइए कि इनका संबंध जो है। अब यहाँ ऊपर कुछ और भी दे रखा है, जैसे कि देखिए बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख और मधुबन ताम्रपत्र में जो वंशावली का वर्णन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो वर्धन शासक है इनकी वंशावली का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बांसखेड़ा का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहाँ से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा मधुबन का जो अभिलेख है वहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त होता है। फिलहाल इसमें आपको मैच करना है, तो मैच करके देखिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। मतलब शासक और पत्नियों को अगर मिलाएंगे तो नरवर्धन का क्या हो जाएगा? वज्रिणी देवी हो जाएगा। इसमें आप पहले जो बी वाला आंसर है उसको मार्क कर लीजिए। वज्रिणी देवी हो जाएगा, राज्यवर्धन प्रथम का क्या हो जाएगा? अप्सरा देवी हो जाएगा, आदित्यवर्धन का महासेन गुप्ता और प्रभाकर वर्धन का यशोमती। इस प्रकार से मिलाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को एक ही वर्ष में अकबर ने जीता था? तो यहाँ मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर और जैसलमेर दिया हुआ है। बताइए कि इसमें से कौन से दो होंगे? तो बी वाला आप जो ऑप्शन है उसको चुन लीजिए, दूसरा और तीसरा। ठीक, बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। दूसरा तीसरा मतलब रणथंभौर और कालिंजर। रणथंभौर को विजिट करने की तारीख थी 1569 की और कालिंजर को भी सेम जो वर्ष है उसी में विजिट किया गया था, मतलब जीता गया था। जैसलमेर का क्या है? 1570 और मेवाड़ दुर्ग का 1568। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 16वां, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही की शुरुआत की थी? तो ये तो आप सभी जानते हैं। और दीवान अमीर कोही का संबंध कौन से डिपार्टमेंट से था? तो अब इसमें से आप बताइए। एमबीटी था सन की शासक। अब अलाउद्दीन खिलजी होगा नहीं तो दो विकल्प तो चले गए। बाकी आपको ये पता करना है कि ये कृषि विभाग था या राजस्व विभाग था। तो ये कृषि विभाग था। ठीक है, दीवान अमीर कोही क्या था? ये कृषि विभाग था और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला यानी ए वाला हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद 17 को देखिए। एक तरफ इंस्टीट्यूशन दिया है, दूसरी तरफ फाउंडर्स दे रखे हैं। जो गलत सुमेलित है, मतलब सुमेलित तो तभी रहेगा ना जब सही रहेगा। यहाँ जो गलत मिलान किया हुआ है वो आपको बताना है। अब इसमें आप देखें कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सौजन्य से हुई थी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी ये BR अम्बेडकर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे और यंग बंगाल मूवमेंट जो था ये हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के सौजन्य से एस्टैब्लिश किया गया था। आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसका कौन सा है? फिर बी वाला हो जाएगा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के सौजन्य से, यहाँ आप देखें जो बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी ये किसके सौजन्य से स्थापित हुआ था? ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के सौजन्य से स्थापित हुआ था। बाकी जितना है वो ठीक है। इसके बाद 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें संस्था दी हुई है और फाउंडर्स के नाम दिए हुए हैं। रहनुमाई मजदयासन सभा। ठीक है, रहनुमाई मजदयासन सभा ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया जाता है। बालिका विद्यालय की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एस्टैब्लिश होता है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इसमें गलत क्या है? और इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका गलत कौन सा है? बी वाला। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले के सौजन्य से स्थापित किया गया था और यहाँ आत्माराम पांडुरंग दे रखा है और इसीलिए ये गलत है। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इन लोगों का नाम आप बालिका शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। इसके बाद 19वें को देखते हैं। यहाँ ऑड वन को आउट करना है तो यहाँ आप देखें कि पूना सार्वजनिक सभा 1876, प्रार्थना समाज 1867, सत्यशोधक समाज 1873 और आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। अब इसमें आप बताइए कि विषम कौन सा है? और इसका जो विषम है वो ऊपर वाला है क्योंकि उसकी डेट गलत दी है। बाकी जितने हैं उनकी तारीखें ठीक ठाक हैं। जो गलत है असल में उसी की तलाश करनी थी। पूना सार्वजनिक सभा की तारीख क्या होगी? ये 1867 होगी और यहाँ पर उलट दिया है, मतलब ये 67 होगा। इसके बाद 20वें को देखते हैं। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। अब यहाँ एक तरफ पार्टी दी हुई है और जो कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो दे रखा है और उसके संस्थापक के नाम ये लिस्ट 2 में मौजूद है। मिलान आपको करना है। तो गदर पार्टी है, हिंदू महासभा है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है और विश्व भारती है। यहाँ जो संस्थापक हैं उसके तौर पे लाला हरदयाल का नाम है, महादेव गोविंद रानाडे हैं, मदन मोहन मालवीय हैं और इसके अलावा
रविन्द्रनाथ ठाकुर या आप कह लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब गुरुदेव, तो इसमें आप मिलान करके देखिए तो विश्व भारती का किससे मिल जाएगा? ये सीधा सीधा रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिल जाएगा। ठाकुर उन्हीं को कहा जाता था, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो डी वाले से आपने चौथे को मिलाया और डी का चौथा किस में है? या तो बी में है या फिर डी में है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। तो इसको आमने सामने मिला लीजिए और ए का पहला आपको मिलेगा, इसमें आप देख लीजिए। इसके बाद हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय हो जाएगा और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इसका महादेव गोविंद रानाडे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? इसका डी वाला ही होगा, ठीक है। इसमें बी वाला फिर नहीं हो सकता है, डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको अरेंज करना है, इसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है और इसका आधार क्या होगा? स्थापना का वर्ष, इस्टेब्लिशमेंट का ईयर। तो देख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये पहले की है। काकोरी कांड के बाद इसका स्वरूप परिवर्तित होता है क्योंकि जो मेन लीडर या पुराने लीडर थे वो सब फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर आज़ाद एक नए सिरे से पार्टी को फिर से पुनर्गठित करते हैं। इसमें भगत सिंह और जो नए नए क्रांतिकारी हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो इसका स्वरूप बदलता है, तो ये HSRA यानी सोशलिस्ट वाला जो शब्द है वो जुड़ जाता है। तो ये बाद का है, तो ये पहले बाद का तो आपको मालूम है। हरिजन सेवक संघ और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी को देख लीजिएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसी क्रम में इसको अरेंज करेंगे, ये पहले से ही अरेंज है, कुछ नहीं करना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 1924। हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो तारीख है वो 1924। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन आप कह लीजिए ये 28 मतलब 1928। हरिजन सेवक संघ का क्या हो जाएगा? 1932 हो जाएगा, ये और बात का है। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की अगर डेट देखें तो वो 36 का है। ये क्रम है इसका। इसके बाद 22वें को देखते हैं। 22वें प्रश्न में आपको अरेंज करना है फिर से वही कालानुक्रम। तो रॉलेट एक्ट है, माउंटेग्यू की घोषणा है, स्वराज पार्टी है और चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था जिसके बाद असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था, तो वो वाला है। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, 22वें का इसमें जो बी वाला ऑप्शन है यानी क्रम है उसको चुनेंगे और उसी हिसाब से इसे अरेंज करेंगे। माउंटेग्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त को, ठीक है, और 20 अगस्त में 1917 की तारीख थी। जबकि रॉलेट एक्ट की तारीख जो है वो 19 मार्च 1919 की है, टू बी एग्जैक्ट। चौरी चौरा का आप जानते ही हैं 4 फरवरी 1922। 5 के फेर में मत रहिएगा। 5 को अखबारों में खबर की जो खबर है वो छपती है, मतलब घटना की खबर छपती है कि थाने में आग लगी और थाने में जो पुलिसकर्मी हैं वो जलकर मारे गए, ये सब न्यूज़ छपती है। लेकिन असली में घटना कब हुई थी? ये 4 फरवरी की रात में हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट होती है नए साल के पहले दिन, और वो भी 1923 में। इस प्रकार से है। तो इसका जो क्रम है वो कौन सा है? बी वाला सही होगा। इसके बाद अगले को देखते हैं, यानी 23वें को। कालानुक्रम आपको अरेंज करना है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, होम रूल मूवमेंट है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। ये सब यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो दे रखे हैं, ठीक। इन्हें देख लीजिए कि पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसी क्रम में इसे अरेंज कर लेंगे। अब इसमें आप देखें कि जो तारीखें हैं, लाहौर षड्यंत्र केस की तारीख क्या है? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 की तारीख, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसके बाद होम रूल आंदोलन की तारीख क्या है? 1916 की है, ये तो आप जगजाहिर तौर पे जानते ही हैं। 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी मार्च कंप्लीट होता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो वो वाली तारीख आप देख रहे हैं कि 6 अप्रैल 1930 की है, इस क्रम में है। और बाकी आप गोलमेज सम्मेलन को देख लीजिए, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। इसमें कांग्रेस हिस्सा नहीं ली थी, पहला वाला है। दूसरे वाले में कांग्रेस भाग लेती है। तो इसका जो क्रम है वो फिर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। इसके बाद 24वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में फिर से आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। तो इतने सारे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, आयोग तो पूछता ही है, साथ में यहाँ पर आपको डेट पता चल रही है कि कौन से इवेंट जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनकी डेट कौन सी है। अब यहाँ अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑफर है, शिमला कॉन्फ्रेंस है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन है, मतलब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, और नौसेना का विद्रोह होता है। अब इसमें आप देखें कि जो व्यवस्थित इसका क्रम है वो कौन सा होगा। तो 24 का ऊपर वाला ही सही है। इसमें ज़्यादा हेरफेर करना भी नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है। मतलब बात यह है कि अगस्त ऑफर पहले आता है, 8 अगस्त 1940 को आता है, ठीक है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1942 को और उसी के आधार पर आंदोलन शुरू होता है। शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को और नौसेना वाला आप जानते ही हैं कि ये 1946 का है। तो ये क्रम है इसका, फरवरी 1946 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की थी और यह आयोग कब गठित किया गया था? तो उस कमीशन का नाम आपको बताना है। अब यहाँ पे विटले कमीशन है, लिंडसे कमीशन है, ली कमीशन है और साथ में डेट भी दी हुई है और डी वाले में कहा है कि कुछ सही नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये ली कमीशन था, ठीक है, ली आयोग था। सी वाले को पहले चुन लीजिए। 1924 की तारीख थी, लॉर्ड रीडिंग के समय में ये आता है और लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस समिति को बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था और ये समिति कब गठित की गई थी वो तारीख बतानी।
तो यहाँ देखिए बटलर कमेटी है, सप्रू कमेटी है और सैंडहर्स्ट कमेटी है, डेट यहाँ है 1936। इसके अलावा हर्शल कमेटी भी दे रखा है, बताइए। तो इसका बी हो जाएगा। सप्रू कमेटी थी 1934 की, लॉर्ड विलिंगटन के समय में आती है, मतलब गठित होती है, और बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में फिर से कमीशन और जो उनका समय है उस समय कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था वो दे रखा है। आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। तो ओपियम कमीशन या अफीम आयोग जो है ये किसके समय में आता है या बनता है, लैंसडाउन के समय में। क्रिप्स कमीशन, ये क्रिप्स आयोग जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आता है। और इसके बाद क्रिप्स मिशन जिसे आप कहते हैं, कैबिनेट कमीशन या कैबिनेट मिशन जिसे आप कहते हैं, यहाँ कमीशन कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, मिशन कहना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उसी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जो है ये लॉर्ड बेबल के समय में आता है। और हंटर कमीशन जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट या आने का जो समय है वो इरविन का टाइम है, लॉर्ड इरविन का टाइम। तो आप बताएं कि इसमें से गलत क्या है। गलत इसका ओपियम कमीशन वाला तो नहीं लग रहा है, इसमें आप देखें कि लैंसडाउन वाला ठीक है इसमें। गलत इसका लास्ट वाला है जो हंटर कमीशन दिया है, ठीक है। इरविन के समय में ये नहीं आता है। हंटर कमीशन की जो आने का समय है वो रिपन का टाइम है, लॉर्ड रिपन का समय है, उसके समय में ये कमीशन आता है। बाकी जितने हैं वो परफेक्ट हैं। ये लैंसडाउन वाला भी सही है, ये भारत छोड़ो के समय का जो वायसराय का टाइम है वो दिया हुआ है। और उससे पहले आता है क्रिप्स प्रस्ताव, तो उसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। कैबिनेट मिशन का आप जानते ही हैं 1946 वाला, बेबल का टाइम रहता है। तो ये सब चीज़ें, डी वाला इसका है गलत। और इसके बाद 28 को देखते हैं। ट्रिब्यून समाचार पत्र ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था। इंडियन मिरर समाचार पत्र ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। राष्ट्रगोपतार समाचार पत्र ये दयाल सिंह मंजीठिया के द्वारा, और संध्या ये दादा भाई नौरोजी ने एस्टैब्लिश किया था। अब इसमें से आपको बताना है कि सही क्या है, मतलब 3 गलत हैं और कोई एक सही है, और इसका जो बी वाला है वही सही है, ठीक है। इंडियन मिरर समाचार पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर परफेक्ट है, लेकिन ट्रिब्यून वाला किसका होगा, ये मंजीठिया का होगा। दयाल सिंह मंजीठिया इसके सौजन्यकर्ता या संस्थापक थे, यहाँ ब्रह्म बांधव उपाध्याय दे रखा है, तो ये गलत है। इसके बाद राष्ट्रगुप्तार आप जानते हैं, जग जाहिरी, बच्चे से भी पूछेंगे तो बता देगा, दादा भाई नौरोजी। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने क्या शुरू किया था, संध्या, ठीक। तो बाकी जितने हैं वो सब गलत हैं, सिर्फ इसका बी वाला सही है। इसके बाद 29 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि अली मुसलियार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह को आप देखेंगे, मतलब इनका, ये जो व्यक्ति का नाम यहाँ लिखा हुआ है, इनका संबंध किस विद्रोह से था। कूका रिबिलियन से था, माफ कीजिएगा, चुआर रिबिलियन से था, रामोसी रिबिलियन से था, या कोल विद्रोह से था, या मोपला विद्रोह से था। यहाँ व्यक्ति का नाम ध्यान से देख लीजिए, अली मुसलियार, बताइए। तो 29 का डी हो जाएगा। मोपला विद्रोह होता है जो 1920 से लेकर 22 तक चलता है, उसमें इस विद्रोह के मेन लीडर यही थे, और इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, अली मुसलियार। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, कहा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी विडो रिमैरिज एक्ट जो है ये लिनलिथगो के टाइम में आता है, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये डलहौजी के समय में आता है, और साइमन कमीशन के आने का जो समय था उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय रहते हैं। क्रिप्स मिशन प्रपोजल आता है लैंसडाउन के जमाने में। तो सही क्या है, सही इसका सी वाला है, जो इरविन वाला है साइमन कमीशन वो परफेक्ट है, ठीक। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन आता है प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए, और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट रहती है उसी के आधार पे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको पास किया जाता है। और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था काफ़ी विस्तृत था पहले से ही, उसी के अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में ढांचे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ठीक। तो ये पूरा क्रम है। अब इसमें यही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये डलहौजी के समय में आता है, और डलहौजी ने बाकी काम चाहे जितने खराब किए हों, लेकिन ये वाला काम ठीक था, ठीक है। विधवाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास कम से कम इसमें दिखाई देता है, और इससे जितने भी धर्म के ठेकेदार और रूढ़िवादी लोग रहते हैं वो खासे नाराज हो जाते हैं, विरोध करते हैं कि ये तो फिर हमारे धर्म में हस्तक्षेप है और हमारी महिलाओं को बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो इस एवज में भी वो बगावत कर देते हैं, मतलब अंग्रेजों से असंतुष्ट हो जाते हैं। और एज ऑफ कंसेंट वाला जो है ये लैंसडाउन के समय में आता है। होता क्या है कि एक बंगाली लड़की रहती है और उसका 12 वर्ष की अवस्था में विवाह, 12 से कम उसकी आयु रहती है, 12 वर्ष की टोटल अवस्था नहीं रहती है, करीब 10-11 साल की अवस्था रहती है, और उसका विवाह होता है और उसका पति जो उससे जबरन बलात्कार करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी एवज में आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब सम्मति आयु अधिनियम। और बाकी जितने हैं उन्हें आप देख ही रहे हैं, तो इसमें एकमात्र जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, पलक्कड़ गैप। ये जो पलक्कड़ गैप है ये असल में किन राज्यों के बीच में है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ये बता दिया है, ठीक। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो दक्कन प्लेटू के दोनों ढाल हैं, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ, उनके बीच में जो दर्रे हैं उन्हें आपको मालूम होना चाहिए। बताइए, तमिलनाडु और आंध्र के बीच में है, तमिलनाडु केरल के बीच में है, और एक ऑप्शन और है, और साथ में कहा है कि कुछ सही नहीं है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला। पलक्कड़ गैप जो है ये इसे पाल घाट गैप भी कहा जाता है, ठीक है। पलक्कड़ गैप को पाल घाट गैप भी कहते हैं। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये सब आप सुनते हैं, दक्कन के दर्रे। तो इसका जो स्थान है वो कौन सा है, तमिलनाडु और केरल के बीच में है। अब जब पाल घाट आप पकड़ लेंगे तो इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरल वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से ए लिखा हुआ है तो यहाँ होगा बी।
इसके बाद 32 को देखते हैं। बुर्जीला दर्रा ये कश्मीर घाटी को करगिल से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और पीर पंजाल जो है ये जम्मू से लेकर श्रीनगर तक एक पारंपरिक दर्रे यानी ट्रेडिशनल पास के तौर पे यूज होता है। जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करता है। और बनिहाल दर्रा ये बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ने का काम करता है। गलत क्या है आप बताइए, ये 4 दे रखे हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला है वही गलत है। कश्मीर घाटी को करगिल से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ये पेंसिला दर्रा है, और यहाँ क्या दिया है, बुर्जीला दिया है, तो यही गलत है। बाकी जितने हैं वो सही है। पीर पंजाल जो है वो जम्मू से श्रीनगर तक का एक पारंपरिक दर्रा है, परफेक्ट। और बाकी जितने हैं उन्हें आप, जैसे बनिहाल वाला है तो काजीगुंड से बनिहाल को कनेक्ट करता है, नाम भी है बनिहाल दर्रा, तो उसे आप पकड़ सकते हैं। इसका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 33 को देखिए। 33 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी ट्रेड फ्री जोन के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है, और इसकी लोकेशन कहाँ है वो भी आपको बतानी। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो देखिए 33 का जो राइट आंसर है वो डी वाला होगा। इसमें से कुछ नहीं, जितना यहाँ पेयर दिया है ना उसमें से कुछ नहीं। असल में ये पश्चिमी तट में गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा, कांडला पोर्ट, और इसे व्यापार मुक्त क्षेत्र के तौर पे स्वीकार किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर डी वाला ही होगा, ठीक है। गुजरात कांडला आप याद रखिएगा। इसके बाद 34 को देखते हैं। ऑड 1 को आउट करना है आपको। तो देखिए पश्चिमी तट पे है कांडला, ठीक है, अभी नाम आपने देखा और आ गया। पश्चिमी तट पे ही है मैंगलोर पोर्ट, पश्चिमी तट पर ही है एनोर, और पश्चिमी तट पर ही है मर्मुगोआ। अब इसमें आप बताइए कि विषम कौन सा है। तो ध्यानपूर्वक देखने पर मालूम हो जाएगा इसका जो सी वाला है वो विषम है इसमें से, ठीक है। एनोर की जो लोकेशन है यहाँ आप देखिए, ये पश्चिम में कहाँ से पहुंच जाएगा, ये भारत का जो नीचे का हिस्सा है पूर्वी तट पे है। एनोर बंदरगाह पूर्वी तट पे है, बाकी जितने हैं वो पश्चिमी है, उसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद 35 को देखते हैं। यहाँ माउंटेन्स दे रखे हैं और उनके संबंध में जो श्रेणियाँ, मतलब पर्वतों की श्रेणियाँ होती हैं तो वो दी हुई हैं। ब्रॉड चोटी, ठीक है, ये हिमालय श्रृंखला से संबंधित है। जो पर्वत की चोटियां होती हैं उनके नाम होते हैं, और पर्वत की पूरी एक सीरीज होती है उसका एक अलग नाम होता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, अब हिमालय पर्वत श्रृंखला में नंदा देवी, धौलाधर, एवरेस्ट, ऐसी न जाने कितनी पर्वत चोटियां हैं। तो पर्वत चोटियां या पर्वतों के नाम जो है वो यहाँ एक तरफ है और संबंधित श्रेणी का नाम दिया है। आपको ये देखना है कि सही कौन सा है, यानी सही मिलान किया हुआ कौन सा है। तो ब्रॉड चोटी जो है ये हिमालय श्रृंखला में है। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें गौशर ब्रुम, ये जो चोटी है गौशर ब्रुम सेकंड इसको कहा जाता है, तो ये काराकोरम रेंज में पड़ती है। लिहोत्से जो है ये काराकोरम में पड़ती है, और K2 माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन ये असल में हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। सही क्या है आप बताइए। देखिए 35 का बी वाला सही, ठीक है। 32 का माफ कीजिएगा, 35 का जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। ये जो गौशर ब्रुम दिया हुआ है ये इसमें सही है, काराकोरम रेंज में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। बाकी जितने हैं इसे K4 भी कहा जाता है, ठीक है, इसे K4 भी कहते हैं। जैसे ये K2 है ना, वैसे इसको K4 कहा जाता है, वो याद रखिएगा। ब्रॉड चोटी जो है वो काराकोरम की है, और ल्योत्से जो है ये हिमालय श्रृंखला में आती है, जबकि K2 जो है वो काराकोरम रेंज से बिलोंग करता है। ये इसका है पूरा। 36 को देखते हैं, इसका बी ऑप्शन था। 36 में पूछा गया कि कौन सी पर्वत चोटी विश्व की 35वीं सबसे ऊंची चोटी है। पहला दूसरा तो सब याद करते हैं, यहाँ 35वां दिया है। और निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। अब ये आपको पता होना चाहिए, तो बताइए इसमें से। सासेर कांगड़ी, ये तो टोटल फैक्ट है, अगर याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और नंदा देवी, इसके अलावा सोल्टेरो कांगड़ी और नंदा देवी, फिर वही सासेर कांगड़ी और कॉमेट दिया हुआ है, और साल्टेरो कांगड़ी और कॉमेट दिया है। बताइए 36 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा। सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर, ये जो पर्वत शिखर है ये विश्व की 35वीं सबसे ऊंची चोटी है, और नंदा देवी जो है ये 23वें नंबर पे है विश्व में। अगर नंदा देवी, इसमें पहला वाला अगर आप ना भी याद कर पाए तो नंदा देवी को जरा देख लीजिएगा, विश्व में इनका जो लोकेशन है वो कौन सा है, 23वां है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या है, ए वाला है। इसके बाद 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत नहीं आता है दक्षिण भारत में, और इसमें से कौन सा राज्य अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है, यानी पश्चिमी भारत जो है। बताइए इसमें राज्यों का पेयर दिया हुआ है, तमिलनाडु गुजरात है, आंध्र और पंजाब है, केरल और राजस्थान है, कर्नाटक और हरियाणा है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों की जद में आने वाले जो राज्य हैं, मतलब ये पहाड़ियां कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, तो उसमें मेनली तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आते हैं। इन्हीं राज्यों में ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये विस्तृत है। और अरावली रेंज में जो राज्यों का क्रम पड़ता है उसमें गुजरात, राजस्थान और हरियाणा आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है और इसका करेक्ट आंसर इसीलिए बी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है और कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। दक्कन का जो पूरा ट्रैप या प्लेटू है त्रिकोणीय आकृति का है, और समुद्र जिधर जिधर है यानी हिंद महासागर जिस ओर भारत के मौजूद है, इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा हम बांट के उसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का नाम दे देते हैं। तो उधर उधर ढाल है, और जो ढाल है उसी को हम लोग पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी घाट, और पूरब की तरफ है तो पूर्वी घाट कहते हैं। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा किसके अंतर्गत नहीं आता है। तो तमिलनाडु जो है वो पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है, और केरल जो है वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। इसी क्रम में जो 3 ऑप्शन है वो भी दे रखे हैं, जैसे कि ओडिशा और कर्नाटक है, केरल और आंध्र है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। अब बताइए
तो 38 का कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, केरल और आंध्र। इसमें हमें ये देखना था कि कौन सा पूर्वी घाट की तरफ नहीं आता है और कौन सा पश्चिमी घाट की तरफ नहीं आता है, तो पहले सी वाले को चुन लेते हैं। असल में पूर्वी घाट की तरफ बिलोंग न करने वाले जो राज्य हैं उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। माफ कीजिएगा, इसमें जो पूर्वी घाट की तरफ बिलोंग करने वाले राज्य हैं, मतलब पूर्वी घाट की तरफ उनका जो ढाल है या उनका जो तट है वो लगता है, तो उन राज्यों में अगर हम देखें तो तमिलनाडु आएगा, ठीक है, कर्नाटक भी आएगा, आंध्र भी आएगा, ओडिशा भी आएगा और पश्चिम बंगाल भी आएगा। पश्चिमी घाट की तरफ अगर आप देखें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र ये सब आएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो गाथा जलप्रपात ये पन्ना जिले में है, तीरथगढ़ जलप्रपात ये बस्तर में है, चचाई जो है वो रीवा जिले में पड़ता है और ककोतल ये कैमूर जिले में पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ककोतल फाल का जो इसमें दिया हुआ है वही एकमात्र सही है। बाकी जितने हैं, जैसे कि गाथा जो है वो पन्ना जिले में पड़ता है और ये लोकेशन सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प के आधार पे चुनेंगे तो सब गलत हो जाएगा। असल में इसमें प्रश्न में ये पूछना चाहिए था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और वो यहाँ पर नहीं किया है, तो इसलिए ये गड़बड़ है। यहाँ आपको गलत विकल्प की तलाश करनी थी। तो ऊपर वाले तीनों सही हैं, ठीक है। पन्ना जिला में गाथा जलप्रपात पड़ता है, तीरथगढ़ वाला बस्तर में पड़ेगा, मतलब बस्तर जिला अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ेगा। ककोतल की लोकेशन कहाँ पे होगी? नवादा जिला बिहार में पड़ जाएगा, बिहार राज्य में। चचाई जलप्रपात की जो लोकेशन है वो रीवा जिले में पड़ती है, और यहाँ क्या दिया है? रीवा दिया है, ठीक है, ये भी परफेक्ट है। और ककोतल वाला क्या है? नवादा जिला है, तो यही वाला जो ऑप्शन है इसमें गलत था, इसमें गलत की तलाश करनी थी। डी वाला जो ऑप्शन है वो इससे बाहर हो जाएगा, बाकी सब जो है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। ढोला सादिया सेतु है, बोगीबील है, चहलारी है और जवाहर सेतु है। इसमें आपको नदियों से मिलाना है, कौन सा पुल किस नदी पर बना हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। मिलान के हिसाब से आप देख लीजिए, ए का मतलब क्या हुआ, इसको देख लीजिए। ढोला सदिया जो है वो लोहित पर बना हुआ है, बोगीबील किस पर बना है? वो ब्रह्मपुत्र पे बना है। ध्यान दीजिएगा, ढोला सदिया जो है वो ब्रह्मपुत्र पे नहीं बना है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लोहित पर बना हुआ है। बोगीबील ये ब्रह्मपुत्र पे बना है। चहलारी घाट पुल जो है ये घाघरा पे बना है, और जवाहर सेतु किस पे बना है? सोन पे बना है। तो ये इसकी लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, और इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की सीमा रेखा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, और किस राज्य की सीमा रेखा भूटान को स्पर्श नहीं करती है, वो भी बताना है। तो म्यांमार को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं उसमें अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। और भूटान को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल है और असम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिर क्या होना चाहिए? जो न स्पर्श करे वही आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, मेघालय और मणिपुर क्रम से, ठीक। इसके बाद 42वें को देखते हैं। अमेजन नदी निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर नहीं बहती है, और मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? ये दो चीज आपको बतानी। तो ब्राजील और लाओस से दिया है, पेरू और कंबोडिया दिया है, बोलीविया और वियतनाम दिया है, जॉर्जिया और इंडोनेशिया दिया है। आप बताएं इसमें से कहां से होकर ये दोनों नदियां नहीं बहती हैं। और 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉर्जिया और इंडोनेशिया, ठीक है। जॉर्जिया से होकर अमेजन नहीं बहती है और इंडोनेशिया से होकर मेकांग नहीं बहती है, ये इसका आंसर है। बाकी जो है उन्हें देख लीजिए, जैसे अमेजन नदी जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? ब्राजील से होकर गुजरती है, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुला, गुएना, इन सब से होकर गुजरती है। मेकांग को अगर आप देखें तो चीन से होकर गुजरती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब इसके दायरे में आते हैं। इसके बाद 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया कि सही सुमेलित कौन सा है। तो बेला सागर झील जो है वो मध्य प्रदेश में है, हुसैन सागर झील आंध्र में है, भोजताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और महाराणा प्रताप झील कहाँ पर है? इसकी लोकेशन दी हुई है हिमाचल प्रदेश, ऐसा है। अब इसमें आप बताइए कि सही क्या है। तो सही इसका केवल डी वाला है, महाराणा प्रताप सागर झील हिमाचल। बाकी जितने हैं, जैसे बेला सागर को आप देख रहे हैं तो यूपी में है, एमपी में नहीं है, ठीक है। इसका एमपी जो है वो नहीं होगा बल्कि यूपी होगा। और हुसैन सागर की लोकेशन आप जानते ही हैं, तेलंगाना में है। भोजताल झील कहाँ पे है? ये आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। और महाराणा प्रताप वाला आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर इसमें चुनना था हमें, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 44 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मिस्र और सूडान के बीच में है, और कौन वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दक्षिण कोरिया और जो उत्तर कोरिया है उसके बीच में? इसमें आप देखें 22वीं पैरेलल लाइन और 31वीं पैरेलल लाइन, ऐसे ही 20वीं और 31वीं है, 22वीं और 38वीं है, 20वीं और 38वीं है। आप देखकर बताएं। और 44 का राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। 22वीं समांतर रेखा ये मिस्र और सूडान के बीच में है, ठीक। और जो 38वीं है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। इसके बाद 45 को देखिए। यहाँ कहा गया कि माउंट बोना ये एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन से देश या महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट सिडली यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ज्वालामुखी किस देश के या किस महाद्वीप के अंतर्गत सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये आपको बताना है। दो अलग अलग ज्वालामुखी पर्वतों के नाम दिए हैं। कहाँ के ये सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत है, उन देशों के नाम आपको बताना है।
या महाद्वीपों के नाम भी आप चुन सकते हैं, चूंकि यहाँ महाद्वीपों के तौर पे भी दिया हुआ है। अब इसमें से आप पेयर चुनिएगा। तो देखिए 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। माउंट बोना कहाँ पे है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और माउंट सिडली ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका पे भी ज्वालामुखी हो सकता है, भले ही वो सोई हुई अवस्था में हो, लेकिन उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र के तौर पे। तो ये वाला ऑप्शन है इसका बी वाला, ठीक। बी वाले को चुनते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये माउंट सिसिली नहीं है, ये माउंट सिडली है। इसके बाद 46 को देखें, कौन सा गलत इसमें है ये आपको बताना है। तो हसदो अरंड कोलफील्ड, ठीक है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कोलफील्ड का मतलब क्या होता है? कोयला क्षेत्र। तो यहाँ कोयला क्षेत्र के तौर पे राज्यवार लोकेशन दी हुई है, बस आपको ये देखना है कि गलत कौन सा है। इसके अलावा डार्लिंगकोट कोलफील्ड जो है यानी कोयला क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड में है, और झासुरगुडा कोलफील्ड जो है ये असल में ओडिशा में है। राज्यवार लोकेशन है, आप बताएं कि गलत क्या है। अब इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ऊपर वाला ही गलत है, छत्तीसगढ़ में है ना, ये आंध्र में कहाँ से पहुंच जाएगा? ये हसदो अरंद इन्हें कहा जाता है या आरंद कहा जाता है। तो ये असल में कोयला खनन क्षेत्र है और ये आंध्र में नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। बाकी जितने हैं वो परफेक्ट हैं, तो बाकी जितने दिए हैं उनको भी याद रखिए। इसके बाद 47 को देख लेते हैं। 47 में कहा गया कि 2 राज्य मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से संबंधित हैं, वो राज्य कौन से हैं? अब इसमें आप देखें, यहाँ आंध्र और केरल दिया है, तमिलनाडु और आंध्र है, कर्नाटक और केरल है, और इसमें से कुछ नहीं का भी विकल्प है, तो डी वाला हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं। असल में आंध्र और उड़ीसा इसमें शामिल है। ये जो मचकुंद या मुचकुंद इन्हें कहा जाता है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, इससे संबंध 2 राज्यों का है, आंध्र का और उड़ीसा का। तो इसीलिए हमने डी को चुना है। नॉन ऑफ दीज राज्य दिया है और संबंधित जनजातियां दी हुई है, सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको तलाशना है। तो यहाँ उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर। अब देखिए उड़ीसा की जनजाति है खारिया, राजस्थान की जनजाति है दमरिया, यहाँ पे ट्राइब के तौर पे दिया है, और मणिपुर की जनजाति है खास, जबकि त्रिपुरा की क्या है? लुशाई। आप बताएं गलत क्या है? गलत इसका सी वाला है। ये जो खास आप देख रहे हैं ये खासी नहीं है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, ये सिक्किम की है, ठीक है, मणिपुर की नहीं। थोड़ा सा अगल बगल का फर्क है, लेकिन ये सिक्किम क्षेत्र की जनजाति है, इसे आप देख रहे हैं। बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में यानी 49 में आपसे पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरता है। अब यहाँ आप नेशनल हाईवेज को देख लीजिए, तो 66वां मतलब नेशनल हाईवे नंबर 66, नेशनल हाईवे नंबर 40, नेशनल हाईवे नंबर 110 और नेशनल हाईवे नंबर 102। बताइए कि इसमें से यूपी से होकर कौन सा नहीं गुजरता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक। बी वाले को चुनते हैं, यानी नेशनल हाईवे नंबर 40। ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है, मतलब पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। बाकी जितने हैं वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। अब इसमें आप देखें 2 स्टेटमेंट दिया है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि चावल खरीफ की फसल है, जिसे कि उचित विकास के लिए ऊंचा तापमान चाहिए होता है, भारी वर्षा चाहिए होती है और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक। आर्द्रता भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और गेहूं रबी की फसल है, जिसे कि 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो चाहिए होती है। अब इसमें आप बताएं कि गलत क्या है। तो गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है। चावल यानी जो धान होता है वो खरीफ की फसल है, अच्छा खासा, इसको जितना पानी मिल जाए उतना ही खुश रहेगा, और इसके लिए जो आर्द्रता है वो उतनी ही आवश्यक है। गर्म जलवायु का ये पौधा होता है। और गेहूं के लिए एक सम जलवायु की आवश्यकता होती है। हालांकि गेहूं एक ऐसी फसल होती है जो कि किसी भी मौसम में और किसी भी जलवायु में पनप लेता है, कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो ये पनप लेगा। हाँ, ये है कि पैदावार अच्छी नहीं होगी, ये अलग बात है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो गलत कुछ नहीं है, और इसीलिए हम नॉन ऑफ दीज को चुनेंगे। इसके बाद 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहली पोजीशन पर नहीं है? तो अमरूद और शहद के उत्पादन में, या फिर दूध और मटर के उत्पादन में, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में, या इसमें से कुछ नहीं। देखकर बताइएगा। और इसका हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये जितनी चीजें यहाँ दे रखी हैं उनके मामले में यूपी का पूरे देश में पहला स्थान है। क्या बात है। अब इसमें आपको जितनी भी चीजें हैं उनके नाम याद रखने होंगे कि इतनी चीजों के मामले मतलब इनके प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मतलब आंवला, अमरूद, शहद, मांस, दूध, मटर, गन्ना, गेहूं, मांस के उत्पादन में भी यूपी जो है वो नंबर 1 है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है, और कौन सा राज्य शीर्ष 3 टसर रेशम, अब रेशम की भी वैरायटी, तो मलबरी वाला नहीं, ये टसर रेशम है, टसर रेशम उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसमें आप राज्यों के पेयर देखिए, जैसे कि कर्नाटक है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक है, आंध्र और छत्तीसगढ़ है, असम और ओडिशा है। आप देखकर बताएं। और 52 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्य जो है उसमें कर्नाटक, आंध्र और असम का जो क्रम है वो दिखाई देता है। मतलब सबसे नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटक है, और उसके बाद 2nd पोजीशन है आंध्र की, 3rd पोजीशन है असम की। रेशम के ओवरऑल मामले में यहाँ मलबरी और टसर की बात नहीं हो रही है।
और वैसे अगर टसर रेशम के मामले में देखा जाए तो टॉप पोजीशन पे झारखंड राज्य है, उसके बाद सेकंड पोजीशन है छत्तीसगढ़ की, थर्ड पोजीशन है ओडिशा की, और इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 में आपसे कहा गया कि कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 4 कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, और भारत में कोयले के उत्पादन में यूपी की कौन सी पोजीशन है, यानी उत्तर प्रदेश की कौन सी पोजीशन है, ये आपको बताना है। ये दो चीजें दी हुई हैं, बताइए। और 53 का जो इसमें से करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। जो कोयला उत्पादक राज्य हैं उसमें टॉप वाली जो स्टेट है उन्हें देखने की आवश्यकता है, फिलहाल सी को चुन लीजिए, तेलंगाना और 8th पोजीशन। भारत में शीर्ष 4 कोयला उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ पहली पोजीशन पे है, उसके बाद झारखंड है। ठीक है, फिर माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ पहली पोजीशन पे है, उसके बाद फिर जो सेकंड पोजीशन है वो ओडिशा की है, फिर थर्ड पोजीशन झारखंड की है, फिर जो फोर्थ पोजीशन है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश की है, इस प्रकार से। और उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है, इतनी खराब पोजीशन भी नहीं है लेकिन फिर भी 8वां है। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 54 को देखिएगा, कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 सिलिमेनाइट उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है, और भारत में जो सिलिमेनाइट पदार्थ होता है उसके भंडारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यहाँ पर रिजर्व की बात की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन वाले डाटा में और रिजर्व के डाटा में फर्क होता है। बताइए, इसमें कर्नाटक और तीसरा स्थान दिया है, आंध्र और चौथा स्थान है, ओडिशा और दूसरा स्थान है, केरल और 5वां स्थान है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। 54 और 54 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, कर्नाटक और तीसरा, क्योंकि भारत के जो शीर्ष 3 सिलिमेनाइट उत्पादक राज्य हैं उसमें आंध्र, ओडिशा और केरल आते हैं, तो कर्नाटक इससे बाहर हो जाएगा। और सिलिमेनाइट भंडारण में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, तो ये कंडीशन ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 55 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मतलब जब किए गए थे तो दोनों एक थे, बाद में 2014 में बंटवारा हो जाता है। अब इसमें आप बताएं कि वो आर्टिकल कौन सा है। तो वो वाला आर्टिकल इसमें अगर आप देखें तो बी वाला है, 371D, जिसमें कि स्पेशल प्रोविजन हमें दिखाई देते हैं स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, जो कि संयुक्त आंध्र था उसके बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, इसका बी वाला ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 56 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तौर पे गुवाहाटी पीठ के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण की जो गुवाहाटी बेंच है उसके न्याय क्षेत्र के दायरे में कौन सा पूर्वोत्तर का राज्य नहीं आता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और इसमें से कुछ नहीं का भी विकल्प दिया हुआ है। बताइए, तो डी वाला ही हो जाएगा। इसमें से कुछ नहीं का ऑप्शन ही चुन लेते हैं, भलाई उसी में है, क्योंकि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो गुवाहाटी बेंच है उसके अंतर्गत मतलब उसके न्याय क्षेत्र के दायरे में असम आता है, मेघालय, गुवाहाटी है तो भाई असम तो आएगा ही। उसके अलावा मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग पूर्वोत्तर के सारे राज्य इसमें बटुर कर आ जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही था। इसके बाद 57 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब उसके न्याय क्षेत्र के दायरे में आता है। और निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य बंबई उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा है। पहले वाले में आता है बताना है, और दूसरे वाले में जो इसके न्याय क्षेत्र में न आए वो बताना है। अब यहाँ राज्यों के पेयर देख सकते हैं आप, मतलब यूनियन टेरिटरी या स्टेट दोनों हो सकते हैं। तो लक्षद्वीप है, गोवा है, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली है। इसके बाद लक्षद्वीप और पुडुचेरी है, पुडुचेरी और दमन दीव है। हालांकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली का अब एक में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसमें से आप बताएं। अब देखिए 57 का सी हो जाएगा। जो उच्च न्यायालय के नाम है और न्यायिक क्षेत्र या क्षेत्राधिकार है वो आपको पता होने चाहिए। सी वाला ऑप्शन लक्षद्वीप और पुडुचेरी वाला चुनेंगे। केरल वाला जो है मतलब केरल उच्च न्यायालय, वो केरल और लक्षद्वीप में अपने न्याय का काम करता है, मतलब न्याय अगर उसे करना होगा तो इन दायरों में वो कर सकता है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है वो असल में महाराष्ट्र तो पूरा कवर करेगा ही, उसके साथ गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव वाली जो पूरी यूनियन टेरिटरी है वहां भी अपना डंडा चलाता है। तो ये चीज है। अब इसके बाद 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे कहा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित जो प्रोविजन है वो दिखाई देते हैं, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के संविधान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें आर्टिकल आप देख लीजिए, आर्टिकल 215 और 216 है, 214 और 216 है, 215 और 217 है, और 214 और 217 है, ऐसे करके दिया हुआ है। बताइए कि इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा। और 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 214 और 216 वाला जो अनुच्छेद है, मतलब अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन का जो प्रावधान है वो दिखाई देता है। इसके बाद 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया कि 1965 में पंचायती राज चुनावों पर एक समिति का गठन किया गया था, और निम्नलिखित में से किसने इस समिति की अध्यक्षता की थी, ये आपको बताना है। ये दो चीजें हैं। अब यहाँ आर.के. खन्ना जो थे वो अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है, मतलब ये थे अथवा नहीं। इसके अलावा आर दिवाकर का नाम दिया है, रामचंद्रन जी का नाम दिया है, और संथानम का नाम दिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ समय 1965 में जो पंचायती राज चुनाव होते हैं उनके लिए कमेटी गठित हुई थी, और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा। संथानम थे, ये इसमें कोई संदेह भी नहीं है। ठीक, 1965 इसका समय था, तो डेट भी पूछी जा सकती है, तो के संथानम यहाँ हम चुनेंगे। इसके बाद 60वें प्रश्न को देखिए।
कहा जा रहा है कि कौन सी समिति नीचे दिए गए दोनों कथनों के बारे में सही संबंध रखती है। अब यहाँ आप देखें पहले दो स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट के सहारे आपको पहचानना होगा कि ये किस कमेटी के बारे में बात की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि पंचायत के सभी 3 स्तर जो होते हैं उनके सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और पंचायती राज संस्थाओं को कर तथा शुल्क लगाने और वसूलने और जमा करने का हक होना चाहिए। ये दोनों रिकमेंडेशन किस कमेटी ने की थी? यहाँ गाडगिल कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, GV के राव कमेटी है और नॉन ऑफ दीज कोई कमेटी नहीं है, मतलब इसका तात्पर्य है कि इसमें से कुछ नहीं था। और 60वें का करेक्ट आंसर इसमें डी वाला नहीं होगा, ए वाला होगा। ठीक है, गाडगिल कमेटी के द्वारा ये सब रिकमेंडेशन की गई थी। गाडगिल कमेटी ने कहा कि द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट ऑल द 3 लेवल शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब इनका जो इलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट प्रोसेस में होना चाहिए। और साथ में इन्हें जितना भी कर वसूलने, शुल्क लगाने और जमा आदि का अधिकार होना चाहिए, तभी तो ये ग्रोथ कर पाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, अच्छी रिकमेंडेशन थी। 62 में माफ कीजिएगा 61 में कहा जा रहा है, इससे पहले हमने 60वां प्रश्न देखा है। 61वें में आपसे पूछा गया कि कौन सी पंचायती राज संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के अस्तित्व में नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में अस्तित्व में नहीं है। तो ग्राम पंचायत नहीं है, क्षेत्र पंचायत नहीं है, मध्यवर्ती पंचायत यानी जो इंटरमीडिएट पंचायत कही जाती है वो नहीं है, या जिला पंचायत नहीं है, बताइए। और 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत है, ठीक है, क्षेत्र पंचायत भी है और जिला पंचायत भी है, लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं ना मध्यवर्ती पंचायत, ये नहीं है, बिचौलिया पंचायत ये इससे बाहर है, इंटरमीडिएट वाली। इसके बाद 62 को देखिए, कहा जा रहा है कि 1982 में स्थानीय नगर निकायों और नगर निगमों के गठन शक्तियों और कानूनों पर गठित अध्ययन दल का गठन किया गया, मतलब इस प्रकार से दिया हुआ है। ये अर्बन लोकल बॉडीज और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनके संदर्भ में से गठित किया गया था, मतलब ये स्टडी ग्रुप था असल में, जो मुद्दे थे या मामले थे उनका गंभीर सर्वेक्षण करता। ठीक है, डेट है यहाँ 1982 की। तो आपको ये बताना है कि पूरे स्टडी ग्रुप की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब इसका अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ CM कुरिया का नाम दिया है, KN सहाय का नाम दिया है, गिरिजापति मुखर्जी का नाम दिया है, और डी वाले में आप देख ही रहे हैं। तो 62वें का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। स्थानीय नगर निकायों और नगर निगमों का जो गठन होता है और उनकी शक्तियां और कानून आदि बनते हैं, उनके संबंध में अध्ययन करने का काम ये KN सहाय की अध्यक्षता में एक जो दल होता है वो करता है। तो यहाँ KN सहाय का नाम होगा और इसका करेक्ट आंसर फिर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 63वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये 2 चीजें हैं, तो इसमें आर्टिकल दे रखा है, अब इसमें आप देकर बताइए। तो देखिए 63 का राइट आंसर, इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 243R है और 243S है, ऐसे ही सब 243 के ही अलग अलग क्लॉज हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। जो आर्टिकल नंबर 243Q है उसमें नगर पालिकाओं के गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज का जो प्रोविजन है वो हमें दिखाई देता है, और जो आर्टिकल नंबर 243R है उसमें कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज हम देखते हैं, मतलब उनकी संरचना के बारे में, सेम जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन्हीं की संरचना के बारे में देखते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिर डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 64वें को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में होती है, और जो 101वें नंबर का अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। अमेंडमेंट का नंबर देख लीजिएगा। अब बताइए कि इसमें से सही जो गलत है वो कौन सा है, यहाँ सही नहीं बताना है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। और 64वें का इसमें आप देख सकते हैं कि जो बी वाला है, मतलब दूसरा वाला है, वही गलत है। बी ऑप्शन को चुन लेते हैं। यहाँ जो कहा है ना कि 101वां संशोधन होता है, तो असल में 102वां अमेंडमेंट होता है। इसके अगला वाला जो क्रम है उसमें 102वें नंबर का संशोधन होता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहला वाला सही है उसे ध्यान दीजिएगा। 65 में कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो पहले वाले स्टेटमेंट में बोला गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है पूरी कंट्री में, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मतलब जो राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल कानूनी सलाहकार गठित होता है वो असल में जो स्टेट का गवर्नर होता है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें बताइए कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तो बी वाला गलत है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यही गलत है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो होता है, यहाँ आप देखें भारत का महान्यायवादी वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। 66वें को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, मतलब सदस्यों की संख्या आपको अध्यक्ष को निकालकर जो बाकी बचते हैं सदस्य उनकी संख्या बतानी है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, मतलब ये सांविधिक है कि संवैधानिक है, ये भी साथ में बताना है। अब इसमें आप देखिए और बताइए। तो इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका ऊपर वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये संवैधानिक संस्था नहीं, संविधान में बाकायदा आर्टिकल बनाकर इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
ये क्या है? ये सांविधिक संस्था है, मतलब विधि द्वारा जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये इसका पूरा प्रावधान है। तो ए वाला सही हो जाएगा। 5 इसमें सदस्य होते हैं अध्यक्ष को छोड़कर, और सांविधिक संस्था के तौर पे हम इसे देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से संविधान के दायरे में आते हैं, कौन से बाहर हैं। अब यहाँ जो 67वां है ये पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ऐसा है जिसके अंतर्गत केंद्रीय जांच ब्यूरो आता है, यानी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इसके दायरे में आता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? और निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है? अब आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो कार्मिक मंत्रालय है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, ऐसे गृह मंत्रालय है और जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। और नीचे 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है वो असल में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। सी वाले को चुनते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष के अलावा। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। तो इसका फिर गलत क्या है? गलत इसका कुछ नहीं, दोनों सही है, ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसमें एक चेयरपर्सन होता है और उसके अलावा अधिकतम मतलब मैक्सिमम उसमें जो सदस्य भरे जा सकते हैं वो 9 होते हैं। और वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है, प्राधिकरण होता है, उसमें मैक्सिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद 69वें को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो संविधान का भाग 17, यहाँ आप देखें रोमन अंकों में जो भाग दिए हुए हैं, जो भाग 17 है उसमें असल में आपातकालीन जो प्रावधान है यानी इमरजेंसी प्रोविजन है वो दिखाई देते हैं। और भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा प्रोसेस हम देखते हैं यानी संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। और जो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाग 10B है उसमें सहकारी समितियों के बारे में हम देखते हैं। ये पार्ट है, ठीक, शेड्यूल नहीं है। अब इसमें आप बताइए सही क्या है। 69 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये जो भाग 20 वाला है वही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। असल में भाग 18 जो है उसमें आप देखते हैं आपातकालीन प्रावधानों को, और जो सहकारी समितियां हैं उसको आप 9B में देखते हैं, और यहाँ पर क्या दिया है 10B दिया है। तो बाकी सब इसमें गलत हो जाते हैं, सिर्फ एकमात्र जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला है वही सही, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद अगले वाले को देखें 70। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये सब जो 8वीं अनुसूची संविधान की है उसके संबंध में कहे गए कथन है। तो सिंधी भाषा, उसमें भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, इतना तो आप भी जानते हैं। तो सिंधी भाषा जो है इसको 1976 में 21वें संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, संथाली ये जो भाषाएं हैं इनको 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और नेपाली भाषाओं को 2003 में जो 92वां संशोधन था उसके द्वारा संविधान में शामिल किया गया, मतलब इस अनुसूची में डाला गया। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा सही है। और ये जो 70वां है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि सिंधी भाषा को 1967 में जो 21वां संशोधन होता है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ 76 दे रखा है, तो पहला इसलिए गलत है। इसके बाद जो बी वाला है इसको आप देखें, ये क्यों गलत हुआ। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं इनको 1992 में 71वां संशोधन करके जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखें 1992 में 71वां संशोधन करके जोड़ा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपने समझा बी वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ संथाली दे रखा है जबकि नेपाली होना चाहिए। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ध्यान से सुनिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जो हैं इनको 2003 का जो समय रहता है उस समय 92वां संशोधन किया जाता है और उसके द्वारा 8वें शेड्यूल में स्थान दिया जाता है। तो कुछ भी सही नहीं है इसमें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसके बाद 71वें को देखते हैं। कहा जा रहा है कि संविधान की 2 विशेषताएं यहाँ 2 स्टेटमेंट के तौर पर दी हैं। अब ये कहाँ से ली गई है आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। अब इसमें दिया हुआ है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, चाहते तो इसको 2 स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। मतलब केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, और दूसरे वाले में उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय होता है, मतलब एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है, वो चीज़। तो ये दोनों प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, मतलब कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, या फिर आयरलैंड और फ्रांस, बताइए। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ठीक है, ये वाला जो प्रोविजन है वो लिया है, और जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो भी प्रोविजन यही से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला यानी कनाडा। इसके बाद 72 को देखिए। कौन सी समिति दूर संचार के क्षेत्र में पुनरुद्धार से संबंधित है, मतलब रिवाइवल से जुड़ी हुई है, और निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी एनबीएफसी क्षेत्र में रिफॉर्म या रिवाइवल से जुड़ी हुई है। अब इसमें आप देखें कमेटीज के नाम दिए हैं पेयर में, जैसे कि अरुणा सुंदर राजन समिति या कमेटी है, और वाघुल कमेटी, ठीक। इसके बाद स्वामीनाथन कमेटी है और वाघुल कमेटी है, फिर अरुणा सुंदर राजन कमेटी है और वासुदेव कमेटी है। इसी प्रकार से स्वामीनाथन और वासुदेव। अब इसमें से आप बताएं। तो 72 का सी हो जाएगा। अरुणा सुंदर राजन कमेटी ये दूर संचार क्षेत्र में जो पुनरुद्धार था उससे जुड़ी हुई संस्था थी, और वासुदेव समिति यहाँ आप देख रहे हैं ये एनबीएफसी क्षेत्र में जो सुधार करना था उससे संबंधित अनुशंसा लेकर आई थी। इसके बाद 73 को देखते हैं।
ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और एस्ट्रोफिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि मेसॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, और साथ में ये जोड़ दिया गया है कि साइक्लोट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो कि एक पार्टिकल एसिलरेटर होता है। अब इसमें आप देखें, खोजकर्ताओं के नाम दिए हैं हिदेकी युकावा और रॉबर्ट हुक, सोरेनसन और रॉबर्ट हुक, या फिर हिदेकी युकावा और अर्नेस्ट लॉरेंस, या सोरेनसन और अर्नेस्ट लॉरेंस। अब इन वैज्ञानिकों में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। मेसॉन की खोज युकावा ने की थी और साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस ने की थी। इनका जो बाद वाला नाम है उतना भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, सी वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद 74 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज किसके द्वारा की गई थी, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, और साथ में कैटालिस्ट को डिस्कवर करने वाले कौन थे, यानी उत्प्रेरक। बताइए, इसमें दोनों के खोजकर्ता के नाम पेयर में दे रखे हैं, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है और जैकब बर्जीलियस है, रॉबर्ट मिलिकन और बर्जीलियस है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच है, या मिलिकन और कोच है। बताइए 74 का बी हो जाएगा। रॉबर्ट मिलिकन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उसकी खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, ये सब जो है ये खोजा गया था। और साथ में रॉबर्ट मिलिकन को आप देख रहे हैं, और जो जैकब बर्जीलियस हैं उनके द्वारा खोजा गया था उत्प्रेरक, जो कि किसी भी अभिक्रिया में अगर डाल दिया जाए तो ये मूल पदार्थ के तौर पे नहीं भाग लेता है, लेकिन ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 75 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण कांच का रंग लाल हो जाता है, और किस पदार्थ के कारण कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, डार्क ब्लू। अब इसमें आप बताइए, तो क्यूप्रिक सल्फेट है और कोबाल्ट सल्फाइड है, क्यूप्रस लवण है और कोबाल्ट सल्फाइड है, क्यूप्रिक सल्फेट और कोबाल्ट ऑक्साइड है, और क्यूप्रस लवण और कोबाल्ट ऑक्साइड है। इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्यूप्रस लवण जो है ये लाल रंग दे देता है कांच को, और कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो गहरा नीला दे देता है। इसके बाद 76 को देखते हैं, करेक्ट आंसर इसका कौन सा था, डी वाला था। इसके बाद देखिए 76 को, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो हॉर्न सिल्वर असल में सिल्वर नाइट्रेट होता है, ब्लैक जिंक हम कहते हैं जिंक सल्फाइड को, क्विक सिल्वर कहते हैं मरकरी को, और कैलोमेल कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को। आप इसमें से बताइए, माफ कीजिएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड को, मर्क्यूरस क्लोराइड एक अलग चीज हो जाएगी। शब्दों का हेर फेर होते ही केमिस्ट्री में जो सूत्र हैं वो बदल जाते हैं। अब इसमें आप बताएं गलत क्या है। 76 का ऊपर वाला सही है, मतलब जो विकल्प है उसके हिसाब से सही है, लेकिन ये जानकारी गलत है। हॉर्न सिल्वर हम किसको कहते हैं, ये सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं, और यहाँ दिया है सिल्वर नाइट्रेट, तो यही एकमात्र गलत है और प्रश्न के हिसाब से यही सही विकल्प है, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद 77 को देखते हैं। 77 में आपसे कहा गया कि फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र क्या है और पायरीन का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब दोनों का आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो फॉस्जीन का यहाँ COCl2 है और जो पायरीन दे रखा है उसका CaCl2 है। ठीक, इसके बाद यहाँ देखें CaCl2 और COCl2 पलट दिया है, फिर ऐसे ही CCl4 दिया हुआ है और इसके अलावा COCl2 दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन देखकर बताइए। देखिए इसमें फॉस्जीन का जो रासायनिक सूत्र है जहरीली गैस होती है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो COCl2 होता है। कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, और पायरीन का जो केमिकल फार्मूला है उसमें CCl4 आप उसे चुनते हैं। तो ये पूरा क्रम है, और इसका जो करेक्ट आंसर है फिर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले यानी 78 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन द लीस्ट अमाउंट इन बायोगैस, मतलब यहाँ आपको बताना है कि बायोगैस में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ज़्यादा तो सभी लोग पूछते हैं, लेकिन यहाँ कम पूछा है। और बायोगैस में लगभग कितने % मीथेन गैस होती है ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम जो पाई जाने वाली गैस है वो भी दे दिया है यहाँ पर, और उसका परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। इसमें आप देखकर बताएं आंसर क्या होगा। 78 का राइट आंसर इसमें बी होना चाहिए। इसमें जो कॉम्बिनेशन दिया है उसके हिसाब से बी वाला होना चाहिए। हाइड्रोजन सबसे कम पाई जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं पाई जाती है, लेकिन कम पाई जाती है, मतलब मात्र 1% या पॉइंट में पाई जाती है। बाकी जो बायोगैस का कॉम्बिनेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट मीथेन का होता है, मतलब ये 50 से लेकर 75% तक हो सकती है। इसका जो अमाउंट है वो 75% तक हो सकता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड की सेकंड पोजीशन होती है 25 से 50%। नाइट्रोजन उसके बाद 0 से लेकर 10%, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। और हाइड्रोजन का आपने देख लिया 0 से 1, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो 0 से 3%, यही सब होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है 79। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो विटामिन B2 जो होता है ये असल में पेंटोथेनिक एसिड होता है, मतलब इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B3 जो है इसको हम बायोटिन कहते हैं, आजकल जो सौंदर्य प्रसाधन है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और विटामिन B5 मतलब इसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ विटामिन B5 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, और जो विटामिन B6 होता है उसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। बताइए कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। तो करेक्टली मैच एकमात्र डी वाला ही है जो कि पायरिडॉक्सिन दिया हुआ है। B6 को कहा जाता है, ठीक बात है, लेकिन विटामिन B2 को हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविन, और यहाँ क्या दिया है, पेंटिथेनिक एसिड दे दिया है, तो ये गलत हो गया है। सही ऑप्शन इसका एकमात्र डी वाला है। और इसके बाद आप देखें कि जो B3 है उसको हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं। यहाँ बायोटिन दिया है तो वो भी गलत है। राइबोफ्लेविन यहाँ दे दिया है, जबकि जो विटामिन B5 होता है उसको पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। तो बाकी जितने हैं वो सब गलत है, सिर्फ डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज नॉट ऑफ फिलोक्विनोन।
फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन इसको कहा जाता है, ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फर्क है। तो इसका स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है, और साथ में जो रेटिनॉल है उसका सोर्स इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ हमें रेटिनॉल नहीं दे सकती है। तो ये दोनों है क्या, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो स्रोत है वो दे रखे हैं, बताइए। हरी पत्तेदार सब्जियां और फिश ऑयल, टमाटर, पालक, ब्रोकोली, हरी गोभी जो होती है, और कैनोला का तेल, इसके अलावा सोयाबीन और अखरोट का तेल, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। असल में देखिए जो फिलोक्विनोन है ये किसको कहा जाता है, ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। जो विटामिन के होता है ना उसका ये रासायनिक नाम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन और जो कैनोला का तेल होता है उसमें ये पाया जाता है। और विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, ये आप भी जानते हैं। तो मछली का तेल मतलब कॉड लिवर ऑयल वगैरह जो होता है उसमें मिलता है। इसके अलावा शाकाहारी ब्रांड में चले आए तो पालक, ब्रोकोली और अखरोट में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें, और इसका इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद जिसमें कि उल्टा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए। यहाँ एक तरफ मूसला जड़ दी हुई है, मतलब जिसे टैप रूट्स कहा जाता है, और उसके एग्जाम्पल झगड़ा जड़, मूसला जड़, अपस्थानिक, ये सब आप नाम सुनते हैं ना जड़ों के बारे में, कि जड़ों की बनावट के आधार पे उनका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ मूसला जड़ के बारे में दिया, जिसकी जड़ का जो मुख्य भाग होता है वो एक मूसल के समान होता है और उससे पतली पतली शाखाएं ऐसे निकली होती हैं। अब यहाँ तर्क रूप है, ठीक है। तर्क रूप का उदाहरण क्या है, मूली है। कुंभी रूप का उदाहरण शकरकंद है। शंक्वाकार जो जड़ होती है, मूसला में भी वैरायटी है, तो ऐसी जड़ किस में पाई जाती है, शलजम में पाई जाती है। गांठदार जड़ जो है ये हम गाजर में देखते हैं। अब इसमें से आप बताएं कि सही क्या है। तो सही इसमें असल में मूसला जड़ें जो है वो अपनी मूल अवस्था में कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका रूपांतरण हो जाता है, पौधे की वृद्धि के आधार पर रूपांतरित हो जाती है। तो वही रूप इसमें दिया हुआ है। तो जो तर्क रूप है वो असल में मूली में दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद कुंभी रूप जो है वो शलजम में दिखाई देता है। शंक्वाकार जो है वो असल में गाजर में दिखाई देता है, और गांठदार किस में दिखाई देता है, ये शकरकंद में दिखाई देता है। अब यहाँ यही सब दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए वाला सही है, ऊपर का ही तर्क रूप वाला सही है, बाकी जितने हैं वो उल्टे पुल्टे दिए। याद रखिएगा गांठदार जड़ जो मूसला वैरायटी में पाई जाती है वो शकरकंद के अंदर होती है, मतलब जो स्वीट पोटैटो होता है उसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा गया कि गलत विकल्प क्या है, भूमिगत तने के रूपांतरण के बारे में। जो तना होता है जब जमीन के अंदर ग्रोथ करता है तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसके अंदर भोजन संचय की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो अब यहाँ देखिए प्रकंद जो होता है ये हल्दी होता है, मतलब हल्दी की जो गांठ होती है वो असल में प्रकंद है, प्रकंद का प्रकार है। अदरक असल में कंद होता है, मतलब ट्यूबर होता है। और जो गार्लिक होता है वो बल्ब होता है, यानी शल्क कंद होता है, छिलके वाला होता है, ये तो आप जानते हैं। और घन कंद किसको कहते हैं, मतलब घन कंद का प्रकार क्या है, ये जिमी कंद है, यानी जिसे आप सूरन कहते हैं। दिवाली के दिन ना खाइए तो चोर का जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है, मतलब ये मान्यता है। अब इसमें आप बताइए गलत क्या है। तो गलत इसका बी वाला है, बाकी सब तो सही है, ठीक है। बी वाले में कहा गया ना शल्क कंद, माफ कीजिएगा कंद, तो ये कंद जो है ये आलू होता है, न कि अदरक। अदरक को कंद नहीं कहेंगे। आप बताइए कि अदरक कौन से जड़ के या तने के रूपांतरण का, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अदरक तना है या जड़ है। तो कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दीजिएगा कि अदरक तना है या जड़ है, और अगर ये तना है तो किस तरह का रूपांतरण इसका होता है, और अगर जड़ है तो कैसा रूपांतरण होता है। ये आपके लिए काम है। फिलहाल इसमें आप देखें तो यही वाला गलत है। कंद जो है इसका उदाहरण अगर आप देखें तो आलू हो सकता है, ठीक है। आलू इसमें तने के रूपांतरण में कंद का रूप धारण करता है, और बाकी प्रकंद वाला ठीक है, हल्दी की गांठें ये प्रकंद का एग्जाम्पल हो सकती है। इसके बाद 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया, 82 हमने देख लिया है। 83 में कहा गया कि एस्पेर्जिलस फ्यूगमेटिस ये जो है ये कवक का नाम है, एक तरह का फंगी है, फंगस है। अब इसके बारे में बताइए कि इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। और टीनिया कैपिटिस नाम का जो फंगी होता है या फंगस होता है उसके कारण कौन सा रोग होता है ये भी आपको बताना है। दोनों फंगस यहाँ दे रखे हैं, नाम दिया हुआ है, तो उल्टा भी पूछा जा सकता है, मतलब रोग का नाम देके आपसे कवक का नाम पूछा जा सकता है। फिलहाल रेबीज और हैजा दिया है, दमा और हैजा है, रेबीज और गंजापन है, और दमा और गंजापन है। तो इसमें से कुछ जो है वो विषाणु जनित रोग हैं, तो वो कवक से होंगे नहीं, इससे आप पकड़ सकते हैं। और 83 का राइट आंसर इसीलिए डी हो जाएगा, मतलब दमा जो है वो एस्पेर्जिलस फ्यूगमेटिस की वजह से होता है, मतलब उसके कारण हो जाता है। और गंजापन यानी जो बॉल्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, टीनिया कैपिटिस की वजह से होती है, आदमी गंजा हो जाता है। कुछ तो गंजापन अनुवांशिक भी होता है, मतलब वो हेरिडिटी होती है, और कुछ ये कवक की वजह से हो जाता है, इसको कहते हैं कटुई लग गई। और 83 का इसीलिए डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन को चुनिएगा। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि कौन से फल का कौन सा हिस्सा हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मांसल एरिल हम लोग खाते हैं लीची का, एंडोस्पर्म हम लोग खाते हैं नारियल का, जो रसदार टेस्टा होता है मतलब जूसी टेस्टा होता है वो हम लोग मलबरी का सेवन करते हैं, मतलब शहतूत के फलों में से खाते हैं। और मध्य फल भित्ति ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं पपीते की। तो बताइए कि इसमें से गलत क्या है। गलत इसका सी वाला है, ठीक है। रसदार टेस्टा हम लोग अनार का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे और भी फल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो मलबरी तो नहीं होगा,
शहतूत। यहाँ क्या होगा, अनार हो जाएगा यानी पॉमग्रेनेट। बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद 85 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक कणों की पहचान और उन्हें लक्षित करने के लिए किया जाता है। तो एंटी लेजर है, नैनो टेक्नोलॉजी है और इसमें से कुछ नहीं है। और 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। वायुमंडल में जितने भी प्रदूषक कण होते हैं उनकी पहचानने का जो तरीका है उसमें हम लोग एंटी लेजर का इस्तेमाल करते हैं, ये एक चीज़ है, तो इसको आपको जानना चाहिए। इसके बाद 86 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो लेजर जो है इसको आंख की सर्जरी मतलब आंख के ऑपरेशन वगैरह या इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिडार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की स्टडी करने के लिए। मेसर का यूज़ किया जाता है जो बेनथ सी होता है वहाँ पे मैसेज भेजने के लिए, मतलब समुद्र की जो गहराई होती है वहाँ संदेश भेजने के लिए। और इसमें से कुछ नहीं, मतलब गलत कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कहा गया। तो 86 का डी हो जाएगा, इसमें सब सही दिया है, जितने हैं वो परफेक्ट है। लेजर का कई सारा उपयोग होता है लेकिन उसमें से आंख के इलाज में ये काफ़ी सार्थक टेक्नोलॉजी मानी जाती है। जो पहले चीर फाड़ वाला सिस्टम होता था उसमें आंख जैसी बारीक चीज़ का इलाज कर पाना उतना सही नहीं होता था, लेकिन आजकल बड़ी गंभीर से गंभीर गड़बड़ियों को लेजर के द्वारा ठीक किया जाता है। लिडार वाला भी ठीक है और बाकी जो आप देख रहे हैं मेसर, समुद्र के अंदर संदेश भेजने वाला काम, ये होता है इससे। तो डी वाला इसका हो जाएगा, इसमें से कुछ भी गलत नहीं। 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया कि कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थों का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस का एग्जाम्पल नहीं है, और कौन सा इसमें से सबस्टेंस जो है वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो डाईमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म असल में होता क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। अब फिलहाल इसमें से आप बताइए कि सबस्टेंस कौन से इसके दायरे में नहीं आते हैं। गोल्ड और आयरन दिया है, नमक और निकेल दिया है, ठीक है, मैग्नीज और बिस्मथ दिया है, पारा और मैग्नेटाइट दिया है, इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसमें सोना, नमक, बिस्मथ, इसके अलावा नाइट्रोजन, पारा, ये सब आते हैं। और जो लौह चुंबकीय है उसमें जो हाईली अट्रैक्ट करने वाले हैं, मतलब मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित करें, हालांकि पहचानने का तरीका ये नहीं होता है लेकिन ये मोटा पहचानने का एक रूल हो सकता है, ठीक। तो लोहा, निकेल और मैग्नेटाइट जो है वो इसके दायरे में आते हैं, ये है, और इसीलिए हम इसमें से सी वाले को चुनते हैं जो कि परफेक्ट है। इसके बाद 88 को देखिएगा। जो 88 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपसे जो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें उसके विषय में पूछा जा रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों है, लेकिन मेनली यहाँ पे पक्षियों के कंजर्वेशन का जो प्रयास है वो होता है। लाख बहोशी है, ओखला है और बखीरा है। आप बताइए कि एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ओखला है। एरिया अगर आप देखें तो ओखला जो पक्षी अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे 4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही बनाया गया है, मतलब 4 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार में ही वो फैला हुआ है। बाकी जो है वो बड़े हैं इससे, जैसे कि समसपुर जो है वो करीब 8 वर्ग किलोमीटर का है, 7.992 टू बी एग्जैक्ट। और लाख बहोशी जो है वो 80 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में है, बड़ा है। जबकि बखीरे को अगर आप देखें तो ये जो है ये 28.94 मतलब करीब करीब 29 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार में है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ओखला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 में कहा गया कि कौन सी जो ट्राइब है वो सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। तो सहरिया है, पहाड़िया है, बैगा है और चेरो है। इसका ए हो जाएगा। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है, बाकी पहाड़िया, बैगा और चेरो ये तीनों ही सोनभद्र में पाई जाती है। जनजातीय बहुल क्षेत्र सोनभद्र भी है लेकिन उसमें सहरिया नहीं पाई जाती है। इसके बाद 90 को देखिए, 90 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के अंतर्गत नहीं आता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 का पुराना नाम क्या था ये आपको बताना है। राजमार्गों के नाम समय समय पर बदलते हैं भाई, तो उसको जो नया वाला नाम है वो देख लिया करिएगा। अब इसमें आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की अगर बात करें तो जो इसमें संबंधित शहर हैं उसमें से सुल्तानपुर ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के दायरे में नहीं आता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था, NH25। पहले ये नेशनल हाईवे नंबर 25 था, अब नेशनल हाईवे नंबर 27 हो गया है, तो इसके परिवर्तन देखिए आप। इसके बाद 91 को देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है, खेरिया हवाई अड्डा बरेली में है, सरसावा हवाई अड्डा जो है ये सहारनपुर में है, और हिंडन एयरपोर्ट जो है वो गाजियाबाद में। बताइए कि इसमें से गलत क्या है। तो गलत इसका बी वाला है, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, सहारनपुर या बरेली, कहाँ पे होगा, ये आगरा में है असल में, ठीक है। यहाँ गलत दिया है, यहाँ पर बरेली नहीं होगा बल्कि आगरा होगा, बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, हरिदास जयंती है वृंदावन में मनाई जाती है, ढाई घाट का मेला जो है वो सहारनपुर में लगता है, और गोला गोकर्णनाथ का जो मेला है ये असल में लखीमपुर खीरी में लगता है। गलत क्या है, और गलत इसका जो है वो सी वाला है, ठीक। यहाँ जो ढाई घाट का मेला दिया है वो असल में सहारनपुर में नहीं लगता है बल्कि शाहजहांपुर में लगता है। इसकी जो लोकेशन है वो सहारनपुर नहीं होगी, बाकी सभी सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की ही चल रही है, तो उसके आंकड़ों के हिसाब से कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें शामिल नहीं है। अब यहाँ सोनभद्र है, खीरी है मतलब लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर है और पीलीभीत है। बताइए कि टॉप 3 में कौन सा शामिल नहीं है। 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
जो शीर्ष वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उसमें सोनभद्र पहली पोजीशन पे है, उसके बाद लखीमपुर खीरी है, फिर मिर्जापुर है, ठीक, और उससे पीलीभीत बाहर है, तो इसका डी वाला ऑप्शन बाहर कर देंगे। इसके बाद 94 को देखिए, उत्तर प्रदेश की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 वाली, उसके डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि वाले जिले का नाम बताना है आपको। तो इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, कांशीराम नगर और बदायूं दिया हुआ है। वनावरण में वृद्धि कहाँ पर हुई है, ज्यादा कहाँ पर है ये नहीं बताना है, कहाँ बढ़ा है 2 साल में, मतलब 2017 से लेकर 2019 के बीच में। और 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि देखी गई है सहारनपुर में 70.26%, ये इसका डाटा है। तो डाटा से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे ज्यादा कौन है, बस इतना याद रखें तो भी पर्याप्त है। तो ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 95 को देखें, वर्ष 2017 की तुलना में खुले वनों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है ये आपको बताना है, और साथ में 2017 की तुलना में झाड़ियों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब 2019 की रिपोर्ट है, ये 2 साल पे प्रकाशित होती है, तो अभी इस साल की आई नहीं है, 2021 में से आना था। अब जब तक वो नई वाली नहीं आती है तब तक ये पुरानी ही चलेगी। अब इसके हिसाब से देखिए, तो 112 स्क्वायर किलोमीटर है और 36 स्क्वायर किलोमीटर है, ऐसे ही 3 पेयर और दिए हैं। 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा। खुले वन यानी जो ओपन फॉरेस्ट होता है उसमें वृद्धि देखी गई है 116 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और झाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है, मतलब उनके क्षेत्र आकार में वृद्धि हुई है 36 स्क्वायर किलोमीटर की। खुले वन क्षेत्र में वृद्धि देखकर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वजह ये है ना, यहाँ पे आप पहले जो ऑप्शन है बी वाला उसको चुन लीजिए। खुले वन क्षेत्र में वृद्धि का एक ये भी मतलब हो सकता है कि जो घने जंगल है वो उजड़ गए, मतलब उनमें वृक्षों की संख्या खत्म हो रही है या घट गई है, वहाँ मानवीय आवास बनने शुरू हो गए हैं, तो जंगल का जो विस्तार है वो खुल गया है। जो डेंस फॉरेस्ट था अब वो ओपन फॉरेस्ट में तब्दील हो गया, यानी वनों की संख्या में कमी हुई है, ये भी इसका मतलब है। 96 को देखिए, ODOP वर्चुअल फेयर, ये जो है मतलब ये एक तरह का मेला है, तो 19 अक्टूबर 2020 से लेकर 23 अक्टूबर 2020 तक ये आयोजित किया गया था। इसका आयोजन का जो पूरा समय है वो दिया हुआ है। अब इसके बारे में आपको गलत विकल्प का जो चयन है वो करना है। तो इस मेले में 42 देशों के क्रेताओं ने भाग लिया था, मतलब जो बायर्स थे वो अलग अलग जो 42 कंट्रीज हैं वहां से आए थे, और इस मेले में देश भर के करीब 1500 जो क्रेता थे, मतलब देश से अगर देखे जाए तो 1500 से ज़्यादा जो संख्या है वो यहाँ खरीदारों की इकट्ठा हुई थी। तो बताइए कि गलत क्या है। 96 दोनों गलत है। 19 अक्टूबर 2020 से लेकर 23 अक्टूबर 2020 तक ये जो वर्चुअल मेला है ये आयोजित किया गया था। 35 देशों के क्रेता यहाँ भाग लेते हैं और करीब 1000 से ज़्यादा जो अपने देश के क्रेता हैं, मतलब बायर्स हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 97 को देखिए, देश का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन सेंटर लखनऊ में बनाया जाएगा। पहली जानकारी यहीं पर है, लोकेशन पूछी जाती है। अब आपको ये बताना है कि लखनऊ में कहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक, लखनऊ भी अगर आप याद रखते हैं तो भी पर्याप्त होगा, क्योंकि इतनी गहराई में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल जानकारी होनी चाहिए, तो आप देखकर बताएं। सिंधुनगर, ये बजट का प्रावधान है तो इसलिए पूछ लिया गया है। सिंधुनगर में बनाया जाएगा, वारीकाल में, शांतिनगर में या नादरगंज में। अब इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। नादरगंज में 40 एकड़ जो क्षेत्रफल है उसमें इसको विस्तृत तौर पर बनाया जाएगा, और ये बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पे उभरेगा। ये चीज़ है, अभी प्रस्तावित योजना है, इसका डी वाला सही है। इसके बाद 98 को देखते हैं। चौरी चौरा कांड का 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने शताब्दी महोत्सव का आयोजन फरवरी 2021 में किया, जिस समय ये घटना होती है उस समय। और इस महोत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई ये आपको बताना है। तो 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ और 30 करोड़ दिया हुआ है। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है, ये पूरे साल भर चलेगा। एक चीज़ इसकी बड़ी बात यह है, तो जब पूरे साल भर चलेगा तो प्रासंगिक है अभी भी। अगर सिर्फ फरवरी में बनाकर छोड़ दिया जाता तो उतना इसका महत्व नहीं था। 15 करोड़ रुपए की इसमें जो टोटल व्यवस्था है, इसको आयोजित करने के लिए, धूमधाम से मनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और इसीलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। 99 को देखते हैं। 13 नवंबर 2020 को अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया, और इस दीपोत्सव में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो भाई इस बार जो दिए वगैरह जलाए गए हों उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अब इसमें जो पुराना डाटा है वो है, और ये उत्तर प्रदेश के बजट में चूंकि जिक्र किया गया था, बजट के अंदर जितने प्रावधान या बातें कही जाती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, बजट में भी और इकोनॉमिक सर्वे में भी। अब इसमें आप बताइए कि कितने दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये 8.6 लाख से ज़्यादा दिए थे, 6.6 लाख से ज़्यादा दिए थे, या 7.6 लाख से ज़्यादा दिए थे, या इसमें से कुछ नहीं। 99 और 99 का बी वाला हो जाएगा। 13 नवंबर 2020 को ये दीपोत्सव आयोजित किया गया था। 6 लाख से ज़्यादा दिए इसमें जलाए गए थे, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन द लोवेस्ट अमाउंट इन यूनियन बजट 2021-22। अब यहाँ पर यूनियन बजट की बात हो रही है, तो किसको सबसे कम राशि दी गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है उसको, रूरल डेवलपमेंट को सबसे कम आवंटन किया गया है, सोशल वेलफेयर को, या फिर यूनियन टेरिटरी को। इसमें से आप देखकर बताएं। तो इसका सी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो है उसको तो किया ही जाएगा, उसे इस समय सरकार बढ़ावा दे रही है तो वो तो रहेगा ही। इसके अलावा ग्रामीण विकास वाला जो है वो इसमें आप देख रहे हैं कि वो भी तवज्जो में रहता है। लेकिन समाज कल्याण को इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे कम आवंटन, मतलब इसमें 48,460 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो किया गया था। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 101 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विभाग को केंद्रीय बजट 2021-22 में सबसे अधिक राशि दी गई है? तो एक्सटर्नल अफेयर को दी गई है, प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स जो है उसको दी गई है, या साइंटिफिक डिपार्टमेंट को दी गई है, या अर्बन डेवलपमेंट को दी गई है? देखिए 101 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जो शहरी विकास है उसको सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है। कितना? तो इसमें अगर आप देखें तो टोटल आवंटन था 54,581। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 102, केंद्रीय बजट 2021-22 के आंकड़े के हिसाब से अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है, ये आपको बताना है। और केंद्रीय बजट 2021-22 के ही डाटा के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहा है, ये बताना है। मतलब एक में इनडायरेक्ट टैक्स का कितना परसेंटेज है और दूसरे में डायरेक्ट का कितना परसेंटेज है, ये दोनों एक साथ पेयर में दिया हुआ है। और 102 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5% था और प्रत्यक्ष कर कितना था, ये 4.9% था, थोड़ा ही कम। तो इसलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है ऊपर ही दिया हुआ है और वही सही है। इसके बाद 103वें नंबर के प्रश्न को देखें। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021 के हिसाब से, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो कि पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बजट में जो धनराशि का आवंटन हुआ था उसे किस प्रकार से कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, मतलब पीछे का पूरा वो रिपोर्ट कार्ड की तरह से होता है। और आगामी योजनाएं ये बजट में दी जाती हैं, तो इसीलिए पीछे की इसमें डेट भी रहती है 2020-21 की। ठीक, तो ये लेटेस्ट वाला है। और इसके आंकड़े के हिसाब से सर्वाधिक गरीबी दर के मामले में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल जो नहीं है वो आपको बताना है। मतलब जो 3 और बचेंगे वो इनके दायरे में आते हैं। तो अब इसमें से आप देखकर बताएं। यहाँ छत्तीसगढ़ है, दादरा नगर हवेली वाला जो ऑप्शन है वो दिया है, झारखंड है, इसमें से कोई नहीं वाला विकल्प भी दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा गरीबी दर के मामले में सबसे टॉप पे कौन है? छत्तीसगढ़ है, उसके बाद तब दादरा नगर हवेली है, उसके बाद तब झारखंड है। तो ये तीनों ही है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं है, इसलिए हम नॉन ऑफ दीज को चुनेंगे। 104 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और किस देश के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये चीज आपको बतानी। और 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। जापान और स्विट्जरलैंड वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन नंबर 1 है, उसके बाद जापान है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद रूस है, फिर भारत है। ये क्रम है इसका। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 105 में कहा जा रहा है कि किरण गजोधर से सीनियर है। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो किरण जो है वो गजोधर से सीनियर है, गजोधर अपराजिता से सीनियर है। गजोधर भैया से आपको राजू श्रीवास्तव याद आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ वही देखिए, अपराजिता रमेश से जूनियर है, मतलब छोटी है। यहाँ कनिष्ठ आप समझ लीजिए, पद से भी हो सकता है, उम्र से भी हो सकता है। और रमेश गजोधर से जूनियर है, तो सबसे सीनियर कौन है इसमें? तो सबसे सीनियर इसमें कौन सा होगा? किरण होगी, जो कि गजोधर से भी सीनियर है, और गजोधर जो है वो बाकियों से बड़ा है। तो इसमें करेक्ट आंसर फिर किरण हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। रीजनिंग में आपको जो रक्त संबंध है जोड़ने के लिए आता है, इसके अलावा ऐसे क्रम बैठाने के लिए भी आता है। बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर वाली जो घड़ी की सुइयों वाले और कैलेंडर वाले प्रश्न है वो भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए। अब यहाँ पे वो पंक्ति वाला आ गया है, आगे कौन और पीछे कौन। तो 5 लड़के जो है वो एक लाइन में बैठे हुए हैं। सुभाष पंकज से अगला है, लेकिन तन्मय से अगला नहीं है। करण रणबीर से आगे बैठा हुआ है, मतलब उससे अगला है, उससे आगे की ओर स्थित है। जो बाएं छोर पर बैठा हुआ है, मतलब अगर देखा जाए तो एकदम बाएं किनारे पर स्थित है। ये किसकी बात हो रही है? करण की बात हो रही है। और तन्मय जो है वो दाहिने छोर पर है, मतलब एक तरफ जो है वो करण है और दूसरी तरफ तन्मय है। पंकज और करण के बीच में कोई नहीं है, तो मध्य में कौन बैठा हुआ है? सबसे बीच में, मतलब पंक्ति के कौन है? चूंकि 5 लोग हैं तो बीच में कोई ना कोई व्यक्ति होगा, और वो कौन होगा? करण होगा, पंकज होगा, सुभाष होगा, या फिर तन्मय होगा। इसका बी हो जाएगा, पंकज होगा। बीच में कौन आएगा? पंकज, जो कि है सैंडविच। इसके बाद 107, एम और एन विवाहित जोड़ी हैं। ठीक है, अब इसमें स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, वो नहीं दिया है। अब पी तथा क्यू जो है वो भाई है। पी जो है वो एम का भाई है। ठीक है, मतलब पी जो है इसमें से वो एम का भाई है। तो क्यू का एन के साथ क्या संबंध होगा? ब्रदर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ का, भाई बहन का, मतलब किसका होगा? तो 107 का इसमें से अगर आप ध्यान से इसे हल करेंगे तो ब्रदर इन लॉ का संबंध होगा, मतलब साले का संबंध होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 108, एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, मतलब अपने मुख्य स्थान जहां वो खड़ा था वो बिंदु ए है, वहां से वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वहां से वो अपनी बाएं मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे ऐसे दिशा बना लीजिए, यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, और उसमें फिर ये जो दूरियां हैं इनको आप व्यवस्थित कर लीजिए, मतलब जिधर मुड़ रहा है उधर घुमा दीजिए। अब इसमें आप देखें कि पुनः बाएं मुड़कर वो 30 मीटर चल रहा है, फिर अंत में दाहिनी ओर मुड़ जा रहा है और बिंदु बी पर पहुंच रहा है, और वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की? 25 मीटर। तो आपको ये बताना है कि ए और बी, मतलब बी वो बिंदु है जहां पर वो अब पहुंच गया है, और बी ए जो है वो बिंदु है जहां से उसने शुरू किया था। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये आपको बताना है, और साथ में दिशा भी बतानी है। तो दूरी मालूम हो जाए तो दिशा इसमें पकड़ी जा सकती है। अब इसमें आप देखें कि 108 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 65 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में वो पहुंचा है। इसके बाद 109 को देखिए। यदि महीने का चौथा दिन मंगलवार है
ठीक है, किसी भी महीने का जो चौथा दिन है, मतलब चौथी तारीख है, वो मंगलवार है, तो 30वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। ये पहचानना तो आसान है। इसमें अगर आप ट्रिक न भी इस्तेमाल करें तो भी इसका मालूम हो जाएगा। देखिए 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, रविवार रहा होगा। ठीक, रविवार रहा होगा। इसके बाद 110 को देखिए, यहाँ जो कथन और निष्कर्ष दिए हैं उनको पढ़ लीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से कथन का अनुसरण करने वाला निष्कर्ष है। तो सभी पेन घड़ियां हैं और सभी घड़ियां टायर हैं, ऐसे बेसिर पैर के ही प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं और इसमें से लोगों के सवाल गलत होते हैं। तो सभी पेन जो है वो घड़ियां हैं और सभी घड़ियां जो है वो टायर हैं, यानी पेन जो है वो टायर हो सकते हैं। चलिए, अब कुछ पेन टायर हैं और सभी पेन टायर हैं, ऐसे दिया हुआ है। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो इस कथन का 100% अनुसरण कर रहा है? दोनों करते हैं, मतलब कुछ टायर पेन हो सकते हैं, ठीक है, और सभी पेन टायर होंगे वो तो यहाँ हमने देख ही लिया है, क्योंकि सभी पेन घड़ियां हैं और जितनी घड़ियां हैं वो सब टायर हैं। लेकिन ये नहीं कहा है कि सर जितने भी टायर हैं वो पेन है, अगर कहता तो ये गलत हो जाता। अब यहाँ ये दोनों ही सही है, पहला भी सही है हो सकता है और दूसरा वाला तो सही है ही है, और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं, यानी बोथ कंक्लूजन फॉलो। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि अरेंज कीजिए, जो अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है उसमें शब्द क्रम आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेलफुल, बैशफुल, इसके अलावा बाल्क लिखा हुआ है और बॉडी लिखा हुआ है, इसके अलावा बैराज लिखा हुआ है। ये सब शब्द हैं। शुरुआती जो अल्फाबेट है वो बी है और बी के बाद सब में ए आया है। ए के बाद तब जाकर जो अल्फाबेटिकल चेंज है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद वाला सीक्वेंस देखिए कि वर्णमाला में जो अक्षरों का क्रम, मतलब अल्फाबेट का क्रम होता है, उसके हिसाब से पहले कौन सा और बाद में कौन सा, और वैसे ही डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है। तो 111 का जो करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट इसमें सीक्वेंस होगा वो सी वाला होगा। सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा BAL, उसके बाद फिर क्या दिखाई देगा? फिर दिखाई देगा पांचवा वाला बॉडी, ये वाला। इसके बाद फिर आप देखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये तो W हो जाएगा ना, ये इससे बाहर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा है? इसका जो राइट था ये सी वाला था, तो इसमें पांचवा हो जाएगा। मतलब पहले तो आप पहले वाले को रखेंगे, उसके बाद जो अगला हमें दिखाई देगा वो बैराज दिखाई देगा। ठीक, मतलब यल के बाद आर वाला जो सीक्वेंस है वो दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा बैशफुल, फिर कौन सा आएगा? इसमें तीसरा वाला आएगा और सबसे लास्ट में ये W वाला आएगा। इसे हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 112 को देख लेते हैं। इसमें अक्षरों का समूह, मतलब श्रृंखला बनी हुई है, उसे पूरा करना है। तो कौन से अक्षर वहां भरने होंगे ये आपको देखना होगा। इसमें सीक्वेंस देख लीजिएगा कि कौन से अल्फाबेट किस क्रम में रखे गए, मतलब उनके बीच का गैप कितना है या किस ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया गया है। तो 112 का जो राइट आंसर है वो ऊपर वाला यानी ए वाला होगा। इसे हम भर लेंगे, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं एम के बाद ब्लैंक स्पेस है तो वहाँ एन भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिर से एन भरेंगे, ऐसे ही इसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद 113 को देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट टाइम इज शोन इन द मिरर इफ द रियल टाइम इज, यहाँ आप देख रहे हैं 9:29, मतलब 9:29 हो रहा है। जो वास्तविक समय है वो 9:29 हो रहा है। तो आप बताइए कि इसकी मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा। शीशा अगर सामने लगा है घड़ी के तो उसमें क्या दिखाई देगा? तो उसे अगर आप देख लें ध्यानपूर्वक तो इसमें 2:31 हमें दिखाई देगा। जो असली समय है वो 9:29 हो रहा है, मतलब 9:30 बजने में 1 मिनट शेष है। तो इसका जो इमेज है वो दिखाई देगा 2:31 के तौर पर, यानी बी वाला सही। इसके बाद 114वें को देखिए। कहा जा रहा है कि 79 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें नैना की स्थिति प्रारंभ से 38वीं है, यानी 79 कुल मिलाकर 79 जो स्टूडेंट्स हैं वो कक्षा में बैठते हैं और नैना जो है वो शुरुआत से 38वें नंबर पे है, 38 पोजीशन पे है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 79। तो अंत से इसकी स्थिति कितनी होगी? तो अब यहाँ से गिन लीजिए या फिर घटा लीजिए, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो 114 का क्या हो जाएगा? डी वाला 42वीं पोजीशन होगी। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद 115 को देखिए। यहाँ सीरीज आपको पूरी करनी है, तो सीरीज में आप देख लीजिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। पहले 7 है, फिर 7 है, फिर 15 आ गया है, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद सीधा डायरेक्ट 47 आ गया है। 47 के बाद 191 आया है, मतलब 191, फिर 959 आया है, फिर 5759 आया है। तो अगली डिजिट क्या हो जाएगी? फिर अगली डिजिट हो जाएगी 40,319, ठीक है। 40,319 का जो इसमें ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 116वें को देखते हैं। 116वें में कहा जा रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीमा ने कहा कि उसकी माता, मतलब उस आदमी की माता की इकलौती पुत्री मेरी माता है। और रीमा का उस आदमी के साथ क्या संबंध है आपको ये बताना है। मतलब वो जो आदमी सामने खड़ा है उसकी जो इकलौती बेटी है वो मेरी माता है, मतलब उसकी माता की जो इकलौती बेटी है वो मेरी माता है। तो इसमें आप बताएं कि संबंध जो रीमा का उस आदमी से है वो कौन सा है। 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा, भतीजी या भांजी, मतलब नाइस का जो संबंध है वो हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 117। इफ एयरपोर्ट इज रिटन एज, अब यहाँ जो अल्फाबेट है उसे आप देखें, ये कोई अक्षर तो है नहीं, मतलब ये रीजनिंग का अरेंजमेंट है। तो एयरपोर्ट को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब FNRSUWI ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी कोड भाषा में हम टेलीकॉम को क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख पाएंगे? तो 117 का आप अरेंज करके बहुत आराम से इसमें पकड़ सकते हैं। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा पेज भी नहीं। तो इसे कौन सा जो ऑर्डर है वो मिलेगा? डी वाला, ठीक है, YJFHOTR। इसके बाद 118वें प्रश्न को देखिए। अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होता है। तो भारत ने हाल ही में रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए फिलीपींस के साथ एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? अब इसमें आप समझौते का नाम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला,
भारत और फिलीपींस के बीच में रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद को लेकर जो समझौता हुआ है, क्रियान्वयन व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट कहा जाता है, सी वाला परफेक्ट है। इसके बाद 119 को देखते हैं। आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को हाल ही में सीआरपीएफ में कौन सा पद दिया गया है और उन्होंने किसका स्थान लिया है, मतलब उनसे पहले इस पद पर कौन था, ये आपको बताना है। तो 119वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब इन्हें सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद मिला है, ठीक है, महानिदेशक का, और इन्होंने एपी माहेश्वरी की जगह ली है। इससे पहले इसी पद पर एपी माहेश्वरी जी थे और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 120वें प्रश्न को देखिए। सामिया सुलूह हसन ने हाल में तंजानिया के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, ठीक। अब ये ब्लैंक स्पेस है, उसमें आपको जो क्रम है राष्ट्रपति का, मतलब कौन से क्रम के राष्ट्रपति बनी है, उन्हें आपको बताना है। और साथ में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के नए अध्यक्ष के तौर पे किसको चुना गया है, वो भी बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू, और छठवां, ठीक है, ये 6वें नंबर की तंजानिया के राष्ट्रपति बने। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 121वां। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति महामदो इसोफू हाल में इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2021 को, माफ कीजिएगा ये 2020 का संस्करण है, ठीक है, तो ये इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 अवार्ड को जीते हैं। ये कौन से देश के हैं, उनकी नागरिकता आपको बतानी है, और इस पुरस्कार में उन्हें कितनी राशि दी गई है, हालांकि ये बेकार है लेकिन फिर भी ये भी बताना है। सिर्फ आपको देश इसमें पता होना चाहिए। तो 121 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक। ये नाइजर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इनकी जो देश के हिसाब से देखा जाए तो नाइजर के हैं। और हाँ, यहाँ धनराशि की अगर बात करें कितना $1 बिलियन मिला था, तो इनका जो नगद पुरस्कार है वो $5 मिलियन का था, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 122 को देखिए। प्रोफेसर शरद पगारे हाल में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से नवाजे गए हैं। 2020 का संस्करण है व्यास सम्मान का, ये ध्यान दीजिएगा। और निम्नलिखित में से किस भाषा के वो लेखक हैं, ठीक। कौशल्या शंकर को अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है, तो वो किस राज्य से जुड़ी हुई है आपको ये बताना है। और 122 का डी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। ये प्रतिष्ठित जो व्यास सम्मान है ये हिंदी के लेखक शरद पगारे को मिला है, और कौशल्या शंकर का संबंध किससे है, तमिलनाडु से है, और इसलिए हमने डी वाले ऑप्शन को चुना है। नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन हमें चुनना पड़ा क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प परफेक्ट नहीं हो रहा था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 123। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग तो रिलेटेड टू द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक जो 2021 का है उसके डाटा के हिसाब से इसमें से गलत का चयन आपको करना है। तो पहली रैंक यूनाइटेड किंगडम को प्राप्त हुई, ठीक है। दूसरी रैंक यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुई है। जर्मनी जो है वो तीसरे स्थान पर है और भारत का स्थान जो है वो 41वां है। बताइए इसमें से गलत क्या है। गलत इसका सी वाला है। पहली पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे आप देखिए ये जो क्रम है ना, इसका जो गलत आंसर है वो आपको चुनना था, तो सी वाला इसमें जो थर्ड रैंक दी हुई है। असल में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ये इसका क्रम है, और भारत का 40वां स्थान है। तो इसमें आपको देखना था कि गलत कौन सा है, जबकि यहाँ बता रहा है कि सही कौन सा है। इसमें बाकी सब तो गलत है। भारत का स्थान क्या है, 40वां है। पहली पोजीशन पे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरी पोजीशन पे जर्मनी, और भारत की पोजीशन 40वीं। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ तीसरा वाला। और यहाँ पे इसीलिए पूछना चाहिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। इसके बाद 124वें प्रश्न को देखिए। 124वें में कहा जा रहा है कि किस देश ने हाल में भारत प्रशांत महासागरीय पहल के अंतर्गत 81.2 मिलियन रुपए देने की घोषणा की है। ये कौन सा देश, तो ये देश, इसमें आप फैक्चुअल डाटा है, सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है, मतलब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में ये पैसा कितना होता है, 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 125। भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल में किसान कल्याण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने गांव में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ये आपको बताना है, और निम्नलिखित में से किस राज्य को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना गया है वो भी बताना है। तो गाँव की संख्या और यहाँ जो राज्य इसमें शामिल नहीं है वो दोनों चीज़ आपको एक साथ देखनी होगी। इसका डी वाला हो जाएगा। कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, मतलब मिनिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो डी वाला ऑप्शन चुनते हैं। 100 गाँव इसके दायरे में आएंगे और महाराष्ट्र से बाहर है, ठीक। 6 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और आंध्र है। इसके बाद 126 को देखिए। सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरमेंट नाम की जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों से बिलोंग करता है। तो ये तो सिंपल है, बी वाला आपने हजारों बार ये करंट अफेयर में पढ़ा होगा। जर्मनी और भारत सरकार की मिलीजुली पहल है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। इसके बाद 127 को देखिए। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के तौर पे किसे चुना गया है, व्यक्ति का नाम बताइए। और भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक के तौर पर किसको चुना गया है ये भी बताइए। 127 का राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। संजीव कुमार जी जो है वो नए चेयरमैन बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और अतीश चंद्र, ठीक है, अतीश चंद्र या आतिश चंद्र ने कहा जाता है, तो ये जो है ये न्यू चेयरमैन बने हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी साथ में बने हैं, किसके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। ये है पूरा मामला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 128 को देखिए। जोसेफ जोथे, इन्होंने हाल में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और वह किस देश से संबंधित है आपको ये बताना है, मतलब इनकी नागरिकता बतानी है। और महेंद्र गिरी को हाल में प्रतिष्ठित
अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किस टाइगर रिजर्व रेंज के ऑफिसर हैं, आपको ये बताना है। अब यहाँ दो चीजें पूछी गई हैं, आप बताइए, देश का नाम और टाइगर रिजर्व दे रखा है। 128 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये हैती के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है जोसेफ जूटे, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जोथे या जूटे इन्हें कहा जाता है, वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड मिला है राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी है महेंद्र गिरी, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, सी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 129 को देखिएगा। शरण कुमार लिम्बाले ये प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से नवाजा गया है। कौन सी भाषा में ये लिखने का काम करते हैं, ये आपको बताना है। और विश्वभूषण हरिचंदन को हाल में कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किसी राज्य के राज्यपाल हैं, अब कौन से राज्य के राज्यपाल हैं ये बताना है। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। सरस्वती सम्मान मिला है ये शरद कुमार लिम्बाले को, मराठी लेखक है। ठीक है, सरस्वती सम्मान ये कई भाषाओं में दिया जाता है, तो यहाँ ये मराठी भाषा में लिखने का काम करते हैं, लेकिन मराठी का ऑप्शन इसमें 2 जगह दिया हुआ है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन, जिन्हें कि कलिंग सम्मान 2021 से नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 130 को देखिए। 130वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने हाल में भारत में अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर एक वैक्सीन लोकेटर टूल पेश करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है, और वैक्सीन लोकेटर टूल भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है ये भी बताना है। तो ट्विटर और 18 दिया है, फेसबुक और 17 दिया है, ट्विटर और 16 है और फेसबुक और 15 है। इसमें से कौन सा होगा, तो 130 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। फेसबुक ने अभी हाल फिलहाल में, यहाँ फेसबुक जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। फेसबुक ने अभी हाल फिलहाल में मोबाइल एप्लीकेशन जो भारत में है और वैक्सीन लोकेटर टूल वगैरह है उसको पेश करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, तो ये मामला है और ये 17 भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसीलिए हमने बी को चुना है। इसके बाद 131 को देखिए। भारत के शीर्ष तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों में हाल फिलहाल में श्री बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये कौन सा तेल और सार्वजनिक गैस उपक्रम है ये आपको बताना है, मतलब कौन सी कंपनी इसमें शामिल नहीं है ये असल में बताना है। कई सारी कंपनियों की मिलीजुली पहल है, तो इसमें से जो कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं है इस प्रोजेक्ट में, यानी इस चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हाथ नहीं मिलाया हुआ है, वो आपको चुनना है। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भेल इससे बाहर है, बाकी जितने हैं वो इसमें शामिल है, जैसे इंडियन ऑयल है, BPCL है, HPCL है, ONGC भी इसमें शामिल है, गेल भी शामिल है, लेकिन भेल इससे बाहर है। इसके बाद आगे चलते हैं। 132 में कहा गया कि दिग्गज राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स, इनको हाल में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में मानवीय मामलों के समन्वय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, और किस देश के राजनयिक हैं आपको बताना है, और कितने साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है ये भी बताना है। और 132 का इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ब्रिटिश राजनयिक है, इनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथ्स। 5 साल की अवधि के लिए ये मानवीय मामलों के समन्वय के नए प्रमुख बने। इसके बाद 133 को देखते हैं। अजंता नियोग को अभी हाल फिलहाल में निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है, और निम्नलिखित में से किस विधानसभा सीट के लिए वो चुनी गई है। विधानसभा सीट का मतलब क्षेत्र का नाम आपको बताना है। और 133 इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, असम और गोलाघाट। ठीक है, गोलाघाटी इसको कहते हैं, ये गोलाघाटी विधानसभा सीट है जहां से ये चुनी गई। इसके बाद 134 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट हैव बीन गिवन 3rd रैंक इन ई पंचायत अवार्ड 2021। छत्तीसगढ़ और झारखंड होगा, झारखंड ओडिशा होगा, ओडिशा तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़ होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें अगर आप ई पंचायत पुरस्कार का पूरा डाटा उठाकर देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है, सी वाले को चुन लेते हैं। देखिए, ई पंचायत पुरस्कार जो है इसमें यूपी की पहली पोजीशन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। असम और छत्तीसगढ़ ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ कर्नाटक के शाजी एनम जो है उन्होंने हाल में भारत में जैव विविधता पुरस्कार, मतलब भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जो संस्करण उसका है उसको जीता है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसने अभी हाल फिलहाल में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार जीता है, मतलब ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इसको कहा जाता है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ही नाम है, ग्रीन एनर्जी अवार्ड नहीं है। तो इसको आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ असल में आपको इनकरेक्ट की तलाश करनी है, गलत विकल्प की तलाश करनी है, तो जो सही है उसको बाहर कर देंगे, जो गलत है वो आपको खोजना है। 135 का इसमें से गलत कौन सा है, पहला वाला। ये केरल के शाजी एनम है और यहाँ पर दिया है कर्नाटक के, तो इनका जो राज्य है वो यहाँ गलत है और यही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। दूसरा वाला तो ठीक है, ठीक, तो पहला गलत है और हमें गलत चाहिए था, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 136 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में SER इसके जो शोध करता है उन्होंने एक लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है, ठीक है। और ये कौन सा IISER है ये आपको बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि किस राज्य में इसकी खोज की गई है, मतलब कहाँ से ये खोजा गया है ये भी बताना है। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। देखिए, ये जो IISER है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये असल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है, और ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कहाँ का है, भोपाल वाली ब्रांच इसकी है, जहाँ के रिसर्चर्स जो है उन्होंने भारत में मिजोरम राज्य में इसको खोजा है,
ठीक है, ये अफ्रीकी वायलेट पौधा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 137। खेल मंत्रालय के द्वारा जो 7 राज्य हैं उनमें कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, ये आपको बताना है। मतलब कितनी संख्या में ये खोले जाएंगे और इनमें से कौन सा राज्य इसके दायरे में नहीं आता है। तो खेल मंत्रालय के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना है। खेल को बढ़ावा देना उद्देश्य है और इसके लिए करीब 14.30 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रावधानित किया गया है। और इसके दायरे में जो राज्य आएंगे, मतलब जहां जहां केंद्र स्थापित किए जाएंगे, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और मणिपुर इसके दायरे में आएंगे। और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, गुजरात इससे बाहर है। 138 पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल में टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां वैक्सीन, ठीक है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये वाला जो अभियान है इसको शुरू किया है। और रायमोना आरक्षित वन को अभी असम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कौन से नंबर का ये असम का राष्ट्रीय उद्यान बना है ये आपको बताना है। 2 नए नेशनल पार्क असम में डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है, रायमोना और दिहांग पटकई। अब इसमें आपको देखना है रायमोना जो है वो सबसे पूर्वी है और दिहांग पटकई सबसे पश्चिमी है, इस प्रकार से, मतलब असम राज्य के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप देखकर बताइए नंबर कौन सा उसका है। तो 138 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दिल्ली सरकार है जिसने कहा है जहां टीकाकरण अभियान वहां वोट, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन वाली जो पहल है ये इसने शुरू की है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इन्होंने रायमोना आरक्षित वन को 6वां नेशनल पार्क घोषित किया है, असम का 6वें नंबर का। इससे पहले असम में कितने थे? 4 थे, 2 बढ़ गए, दिहांग पटकई और रायमोना। इसके बाद 139 को देखते हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो कर्नाटक राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने अभी हाल फिलहाल में कवल प्लस कार्यक्रम को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। और हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये 2 चीजें हैं। तो 139 का राइट आंसर क्या होगा? फिर सही आपको चुनना है, तो केवल दूसरा ही सही है। ऊपर वाले में कर्नाटक राज्य नहीं होगा, यहाँ बी वाले को चुन लेते हैं, यहाँ केरल होगा भाई, कर्नाटक नहीं होगा। इसके बाद 140 को देखिए। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 2 स्टेटमेंट है उसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो रशिया हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल टू बूस्ट इट्स एबिलिटी टू कम्पीट विथ चाइनीज टेक्नोलॉजी। चीन की प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये जो नया बिल पास हुआ है ये रूस के द्वारा पास किया गया है। और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है हैज रिसेंटली ग्रांटेड गोल्डन वीजा टू संजय दत्त। मतलब संजय दत्त को इसने ग्रांट किया है गोल्डन वीजा। तो अब बताइए कि इसमें से गलत क्या है? गलत इसका केवल पहला वाला है। अमेरिका ने चीन की प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंपटीशन किसके बीच में? रशिया और चाइना के बीच में नहीं है। मेन कंपटीशन भारत और चीन के बीच में भी नहीं है, ये चीन और अमेरिका के बीच में। चीन अमेरिका का स्थान लेना चाहता है, यानी वो अब महाशक्ति बनने के ख्वाब देख रहा है और काफी हद तक उसने इस दिशा में कदम बढ़ा भी दिए। ठीक, भारत उसके लिए एक मार्केट की तरह से है और इसीलिए वो अपने मार्केट को खराब नहीं करना चाहता। और उसकी जो बुरी नीयत है, बदनीयत कही जाती है, वो भारत की जमीन पर है। मतलब भारत की जमीन को वो अपने लिए यूज करना चाहता है। और भारत 1 नंबर का ढीठ है, वो अड़ा हुआ है। तो चीन की यहाँ दाल नहीं गल रही है, ये बड़ी बात है। नहीं तो वो महाशक्ति बनने के लिए कब के पैर पसार चुका होता। बाकी देशों की तरह भारत घुटने टेकने वाला नहीं है। तो यहाँ ये दिक्कत, मतलब चीन के रास्ते में हमारा देश जो है वो रोड़ा बना हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। खैर, तो 140 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। ठीक, ये एक मात्र गलत है, यहाँ अमेरिका होगा। दूसरा वाला सही है। ये गोल्डन वीजा जो है ये UAE के द्वारा संजय दत्त को दिया गया है। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।